नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से हमारे एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग 18वीं सदी के उत्तरार्ध का जो टॉपिक था, यानी कि जो हमारा टॉपिक चल रहा था क्लास के अंदर, सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी का जो टॉपिक था, उसमें हम लोगों ने यूरोपियंस के बारे में कुछ जानने का प्रयास किया था। जैसे कि कुछ इतिहास के बारे में, वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड कोई चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया था। जैसे कि इस्लाम ग्लोबल रिलीजन कैसे बना था, कुस्तुनतुनिया का पतन कैसे हुआ था, जिसको क्रूसेड कहते हैं ना, धर्म युद्ध, जो 1453 में हुआ था, उसके ऊपर हमने डिस्कस किया था पिछली क्लास में। क्योंकि देखिए, कुछ दिनों से जो हमारा टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी कि आधुनिक भारत का जो इतिहास का जो हमारा टॉपिक चल रहा है, उसमें हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था। इस पूरे इतिहास को 4 भागों में हमने डिवाइड किया था। उसमें सबसे पहला भाग था 18th सेंचुरी ऑफ इंडिया। ठीक है, 18th सेंचुरी ऑफ इंडिया। देखिए, 18th सेंचुरी ऑफ इंडिया, इसको हमने 2 भागों में डिवाइड किया था। ठीक है, पहला भाग जो था वो हमारा था फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, यानी कि 1700 ईस्वी से लेकर के 50, यानी 1750 ईस्वी तक। ठीक है, दूसरा जो हमारा भाग था वो था 1750 ईस्वी से लेकर के 1800 ईस्वी तक हमको देखना है। ठीक है, तो फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी का जो काल था, जो टाइम फ्रेम था, इसमें हम लोगों ने क्लास कर लिया है। ठीक है, इसमें हमने मुगल बादशाहों के बारे में, पानीपत का 3rd बैटल के बारे में कई सारी चीज़ें हमने जानने का प्रयास किया था, जो हमने जाना भी। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हम लोगों ने सॉल्व किए थे। उसके बाद जो हमारा टॉपिक था सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, यानी कि 18वीं सदी का उत्तरार्ध है। इसमें 1750 से 1800 ईस्वी का काल था। अब देखिए, 1750 और 1800 के बीच में 2 महत्वपूर्ण घटना होते हैं, जिसकी वजह से पूरा राजनीतिक व्यवस्था बदल जाता है भारत का। पहला जो घटना होता है वो 1757, यानी कि आपको ये टाइम जरूर ध्यान में होगा। 1757 का मतलब प्लासी, यानी बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध। ठीक है, जो अंग्रेजों के द्वारा होता है। फिर उसके बाद एक और युद्ध होता है 1764 में, 1764 में बक्सर का युद्ध। इसमें भी अंग्रेजों के साथ, यानी कि ब्रिटिशर्स के साथ युद्ध होता है, ब्रिटिश कंपनियों के साथ युद्ध होता है, मतलब उसी से रिलेटेड युद्ध होते हैं। अब ये युद्ध इतना इम्पोर्टेंट है कि इस युद्ध के बाद क्या क्या नहीं हुआ हमारे भारत में। पूरा भारत को गुलाम बना दिया गया, और इसका महज देखिए 1947 में हम लोग आकर के आज़ाद होते हैं। ठीक है, तो कई बार आप समझ सकते हैं कितना साल से हम लोगों के ऊपर दबदबा बनाया हुआ था ब्रिटिशर सब और ब्रिटिश के लोगों ने। यूरोपियंस, जनरली यूरोपियन में ढेर थे, जैसे कि पुर्तगाल के लोग थे। अब देखिए, यहाँ से क्वेश्चन एक ये बनता है कि 1750 से 1800 के बीच में जब ये दोनों युद्ध इम्पोर्टेंट है, तो किस वजह से इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ब्रिटिशर्स यहाँ पर युद्ध करते हैं। तो ब्रिटिशर्स आखिर है कौन? और यदि यूरोप के हैं, तो यूरोप से भारत में क्या करने आए थे? समझ रहे हैं? भारत में किस लिए आए थे? यूरोप के हैं, यूरोप जो महादेश है ना, वहाँ से हम आपको दिखाएंगे आगे कि यूरोप किधर है, भारत हमारा किधर है, सब चीज़ दिखाएंगे। वैसे हमने एक काम आपको बताया था, कई बार मैप भी हम दिखाते हैं आपको, इसीलिए ताकि आपका विजुअलाइजेशन क्लियर हो। अब देखिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि ब्रिटिशर्स जब यहाँ पर युद्ध कर रहे हैं भारत में आकर के, राजनीतिक हस्तक्षेप कर रहे हैं भारत में आकर के, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? पहला क्वेश्चन। दूसरा, जब ये दूसरे देश के थे, दूसरे महादेश के हैं, तो हमारे यहाँ क्यों आए? भारत में क्यों इंटरफेयर किए? एशिया में क्यों इंटरफेयर किए? ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन। तो इसको समझने के लिए, क्योंकि देखिए ये टॉपिक क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री का है, तो इसको समझने के लिए ये यूरोपियंस क्यों भारत आए, इसको समझने के थोड़ा सा हमको वर्ल्ड हिस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए। वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा। अब ये कैसे? तो हमको ये पता करना पड़ेगा ना कि यूरोपियंस हमारे देश में क्यों आए, पता करना पड़ेगा। और आए तो उनको हमारी भौगोलिक स्थिति देख करके, कि राजनीतिक व्यवस्था देख करके, आखिर किन वजहों से यहाँ की राजनीतिक हस्तक्षेप में उनका मतलब
उनका दिमाग ऐसा काम किया कि हम इसके राजनीतिक क्षेत्र में यदि हस्तक्षेप करते हैं तो हमको ज़्यादा आर्थिक लाभ होगा या फिर ज़्यादा प्रशासनिक लाभ हो, क्या होगा, क्यों आए थे, किस कारण से, किसी ने बुलाया तो नहीं था। तो इन चीज़ों को समझने के लिए हमको वर्ल्ड हिस्ट्री समझना होगा, थोड़ा सा मात्रा में, ज़्यादा नहीं समझना है। वो वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है, वो वहाँ पर देखेंगे, जब हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे, पढ़ना है वहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो हमने पिछला क्लास में जो आपको बताया था वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड थोड़ा सा चीज़ बताया था आपको, यही बताया था कि सबसे पुराना सभ्यता किसका है, ठीक है। फिर पुराना सभ्यता था तो उसके आगे चल करके जो है एक महत्वपूर्ण घटना होता है, क्रूसेड होता है, धर्म युद्ध होता है, इस्लाम उद्भव करता है, इस्लाम की वजह से इस्लाम और ईसाई में धर्म युद्ध होता है। कुस्तुनतुनिया के पास जो अभी इस्तांबुल में है, ब्लैक सी जो कहते हैं काला सागर के मुहाने पर था, और हम उसको सब दिखाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है, तनाव एक ठुक नहीं लीजिए, सबको बताएंगे। तो ये सारा चीज़ हमने पिछली क्लास में बताया है, वैसे दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। अब देखिए हम ये कह रहे हैं कि कल पिछला जो क्लास था उसमें हमने बताया था कि कुस्तुनतुनिया का जो पतन था, कुस्तुनतुनिया का पतन, ये जो है इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना हुआ। कब हुआ? 1453, ये ईयर है 1453 में। अब ये घटना इतना महत्वपूर्ण है कि इसकी वजह से दुनिया का पूरा स्ट्रक्चर ही बदल गया, कार्टोग्राफी बदल गया, मानचित्र बदलना पड़ा। कार्टोग्राफी जनरली मानचित्र को कह रहे हैं, ठीक है, तो वो बदलना पड़ा। क्यों? तो देखिए सबसे पहली चीज़ आपको थोड़ा सा, यदि हम आपको ये मैप दिखा दें, ठीक है, देखिए थोड़ा सा आपको मैप दिखा दें। ये मैप में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये है भारत, ठीक है, देखिए ये है भारत, क्लियर है, ये भारत का इलाका, ये जनरली ये श्रीलंका का इलाका है छोटा सा, इसको हटा दे तो ये भारत का इलाका है, ठीक है, इस तरीके से। तो पहले भारत तो इतना था ना, पहले भारत तो इतना था, ठीक है, इतना बड़ा था, और वो भी अफगानिस्तान का भी कुछ इलाका था, यहाँ से आप पकड़ सकते हैं, इतना था। अब देखिए उस समय ये जो इलाका है ये है नॉर्थ अमेरिका, क्या है? नॉर्थ अमेरिका जो महादेश है, और ये है साउथ अमेरिका, ठीक है। देखिए ये पूरा दुनिया का महादेश में डिवाइड किया हुआ है, पूरा दुनिया को, क्योंकि अच्छे से समझ पाए। देखिए ये है एशिया महादेश, ठीक है, इसमें ये सारे देश आ रहे हैं इस तरीके से यहाँ तक, ऐसे एशिया महादेश बड़ा महादेश है। ये है यूरोप महादेश, ठीक है, और ये है अफ्रीका महादेश। ध्यान से समझिए, ये यूरोप है, ये एशिया है, ये अफ्रीका है, और ये ऑस्ट्रेलिया महादेश है, ठीक है। लेकिन जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं ना, उस टाइम में ऑस्ट्रेलिया महादेश अस्तित्व में नहीं था। ये महादेश जनरली ये ऐसे था, ये पूरा, अभी इसको ओशिनिया महादेश के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो देखिए ये ऑस्ट्रेलिया, ये साउथ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका, इतने महादेश हैं, ये शायद क्लियरिटी होगा। अब आप समझिए, तो ये जो चीज़ें हैं ना, अब इस चीज़ को ध्यान से समझिए। देखिए वो सारा चीज़ हटा दिए जो लग रहा था कि कुछ कट कुट किया हुआ है। अब देखिए तो यहाँ पर आप समझने का इस डायरेक्शन में आप कोशिश कीजिए कि हमारा भारत यहाँ पर है, ठीक है, भारत यहाँ पर है, ये ब्रिटेन यहाँ पर है, ठीक है, इस इलाके में। तो आखिर ये अपना देश छोड़ करके भारत क्यों पलायन करता है? भारत क्यों आता है भाई? किस तरीके से, किसी भी तरीके से आ सकता है, तो क्यों आता है? पहला कारण ये यूरोप है। अब ध्यान से समझिए, ये यूरोप वाला इलाका है, ठीक है। अब देखिए कोई चीज़ बताते हैं आपको। अभी हमने बताया कि कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ था। क्यों हुआ था? धर्म युद्ध हुआ था ना, धर्म युद्ध हुआ था। तो देखिए थोड़ा सा आपको दूसरा मैप में लेकर के आते हैं।
यहाँ पर नहीं, यहाँ पर देखिए, ये है, देखिए ये है यहाँ पर, कहाँ गया ये मैप, अफ्रीका, यूरोप, यूरोप यहाँ पर है, इसमें देख ही नहीं रहा, एक मिनट सर। देखिए थोड़ा सा आप इस मैप पर ध्यान दीजिए, ठीक है। ये जो मैप है ना, ये शायद धुंधला हो जाएगा क्या, कोई बात नहीं, अब थोड़ा सा यहाँ समझने की कोशिश कीजिए। देखिए ये यूरोप का इलाका है, ठीक है, और ये पूरा रोमन साम्राज्य था, ठीक है। ये पूरा क्या है, ये रोमन साम्राज्य का इलाका है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये है ब्लैक सी, ठीक है, यहाँ पर ये है, सॉरी ब्लैक सी यहाँ पर है, धुंधला दिख रहा है यहाँ पर, कोई बात नहीं, ये है ब्लैक सी। इसको और छोटा करें क्या, देखिए ये है ब्लैक सी, ये इसको कहते हैं काला सागर। और यहाँ पर देखिए ये है, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ना, ये है कुस्तुनतुनिया, यही जो पॉइंट दिख रहा है आपको, ये क्या है, कुस्तुनतुनिया है, ठीक है। अब कुस्तुनतुनिया पर जो है रोमन साम्राज्य का मतलब दबदबा था, रोमन साम्राज्य का राजधानी था जनरली, पूर्वी रोमन साम्राज्य का। तो यहाँ देखिए एक चीज आपको हम यहाँ पर बता रहे हैं कि पूर्वी रोमन साम्राज्य, ठीक है, क्या बता रहे हैं, पूर्वी रोमन साम्राज्य। और देखिए यहाँ पर जो है ना, ये वाला पॉइंट यहाँ पर, यह है काला सागर का पॉइंट, ठीक है, ये है काला सागर। और यहाँ पर देखिए ये जो पॉइंट बता रहे हैं ना, ये है कुस्तुनतुनिया। अब देखिए अब हुआ क्या है, हमने अभी बताया कि धर्म युद्ध हुआ था, ठीक है, धर्म युद्ध हुआ था, जिसको यूरोप के भाषा में क्रूसेड कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, क्रूसेड, ठीक है, धर्म युद्ध इसको कहते हैं। अब धर्म युद्ध कैसे हुआ, तो देखिए हमने बताया था पिछली क्लास में कि इस्लाम जो है, जैसे ये वाला अरब इलाका है, ठीक है, अरब प्रदेश, जिसको इसको अरब प्रदेश कहते हैं, ये वाला जो इलाका है ये अरब प्रदेश है। सऊदी अरेबिया नाम सुने ना, यूनाइटेड अरब अमीरात सुने ना ऐसा नाम, तो ये अरब प्रदेश है। अब ये देखिए ये जो अरब प्रदेश है, अब यहाँ से इस्लाम का उद्भव हुआ और धीरे धीरे ये पूरा इस्लाम जो है, ये पूरा इस्लाम जो है धीरे धीरे कहाँ तक, पूरा इस इलाके तक फैल गया था। ऐसे भारत में भी फैला हुआ था। इस तरीके से इस्लाम ग्लोबल रिलीजन बन गया था। इस्लाम क्या बन गया था, ग्लोबल रिलीजन बना हुआ था। अब देखिए इस्लाम जब ग्लोबल रिलीजन बना हुआ है, उस समय किस समय की बात है, 7वीं सदी से ग्रोथ करते हुए हजरत मोहम्मद साहब ने इस्लाम का उद्भव स्टार्टिंग किया और 7वीं सदी से 15वीं सदी तक इस्लाम जो है ग्रोथ करता रहा। और आप समझिए 1453 में, अब देखिए ये जो इलाका है ना, ये इलाका, ये यूरोप का जो इलाका है, ठीक है, यूरोप महादेश का ये पूरा इलाका क्या है, यूरोप महादेश का। यूरोप महादेश ये रोमन साम्राज्य था। कौन सा साम्राज्य था, रोमन साम्राज्य, हमने बताया था रोमन साम्राज्य था, ठीक है। रोमन साम्राज्य तीसरी शताब्दी में 2 भागों में बट गया, ठीक है, तीसरी शताब्दी में 2 भागों में डिवाइड हो गया। एक हो गया पश्चिमी रोमन साम्राज्य, क्या हो गया, पश्चिमी रोमन साम्राज्य, और एक हो गया पूर्वी रोमन साम्राज्य, ठीक है। तीसरी शताब्दी में रोमन साम्राज्य 2 भागों में डिवाइड हो गया। एक हो गया वेस्टर्न रोमन साम्राज्य और एक हो गया वेस्टर्न रोमन एम्पायर, ठीक है, मतलब वही पूर्वी रोमन साम्राज्य और पश्चिमी रोमन साम्राज्य। क्लियर है। पूर्वी रोमन साम्राज्य, पूर्वी रोमन साम्राज्य और पश्चिमी रोमन साम्राज्य। पश्चिमी रोमन साम्राज्य से भारत और एशिया का जो व्यापार था वो 5वीं सदी में ही खत्म हो गया। कब खत्म हो गया, 5वीं सदी में, ठीक है। और पूर्वी रोमन साम्राज्य के साथ भारत और चाइना
और दक्षिण पूर्वी एशिया इस इलाके तक का जो व्यापार था वो पूर्वी रोमन साम्राज्य से लगभग 1453 ईस्वी तक चला। ठीक है, जब तक कि वो एरिया इनका ना हो जाए। 1453 ईस्वी तक यानी 15वीं शताब्दी तक कह सकते हैं। ठीक है, 15वीं शताब्दी नहीं कह सकते, 15वीं शताब्दी के आधा ही है। ठीक है, तो पूर्वी रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार, एशिया का व्यापार, दक्षिण पूर्वी एशिया का व्यापार कब तक है? आप समझ सकते 1453 ईस्वी तक चल रहा है व्यापार। ठीक है, अब ये व्यापार इतना साल तक चल रहा था। ठीक, इसी ये जो पूर्वी रोमन साम्राज्य है ना, इसी को कहते थे, पूर्वी रोमन साम्राज्य का एक दूसरा नाम है जिसको कहते हैं बाइजेंटाइन साम्राज्य। ठीक है, बाइजेंटाइन साम्राज्य, क्लियर है? बाइजेंटाइन साम्राज्य पूर्वी रोमन साम्राज्य का ही नाम था। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या है, ये जो हम बताए अभी कि इस्लाम जो है ये पूरे एरिया पर कवर किए हुए था। इस्लाम इस पूरे एरिया पर कवर किया हुआ था। इस्लाम धर्म ग्लोबल धर्म बना हुआ था। ठीक है, वैश्विक धर्म। अब यहाँ देखिए, ये जो टर्की अभी आप देख रहे हैं ना, ये तुर्की का जो ये भाग देख रहे हैं आप, टर्की, इसी के एक शाखा का नाम था ओटोमन तुर्क। क्या नाम था? ओटोमन तुर्क। ओटोमन तुर्क नाम था इसका। और इसी ने क्या किया था, ये हम फास्ट में बता रहे हैं क्योंकि हमने ये सारा चीज़ बता दिया है पिछले क्लास में। ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन आपको करवा रहे हैं। ओटोमन तुर्क जो है ये कुस्तुनतुनिया, जो पूर्वी रोमन साम्राज्य का ये राजधानी है कुस्तुनतुनिया, यहाँ पर आप ये चौक पॉइंट देख सकते हैं। ठीक है, ये वाला जो इलाका है ना, ये पूर्वी रोमन साम्राज्य का, ये काला सागर और यहाँ पर पूर्वी रोमन साम्राज्य। ठीक है, तो पूर्वी रोमन साम्राज्य का ये कुस्तुनतुनिया, कुस्तुनतुनिया जो है ये क्या है? कुस्तुनतुनिया, कुस्तुनतुनिया ये राजधानी था पूर्वी रोमन साम्राज्य का। अब ओटोमन तुर्क जो है बार बार इस पर अटैक कर रहा था, पूर्वी रोमन साम्राज्य पर, और अटैक कर करके जो है उसको आखिरकार 1453 ईस्वी में, 1453 ईस्वी में क्या कर देता है, कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लेता है। कौन? ओटोमन तुर्क, जिसकी वजह से पूर्वी रोमन साम्राज्य विघटन हो जाता है, टूट जाता है, कहानी खत्म उस साम्राज्य का। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है कि आप अब समझिए, अब यहाँ पर उसका जो है कुस्तुनतुनिया पर कब्जा हुआ, इसका मतलब कुस्तुनतुनिया का पतन, इसका इतिहास में नाम दिया जाता है कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया। ठीक है, अब समझिए यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। अब अभी से हम लोग थोड़ा सा अब समझते हैं कि इसकी वजह से हुआ क्या चेंजिंग, इसकी वजह से क्या हुआ दुनिया में। ठीक है, देखिए अब इसकी वजह से क्या क्या चेंजिंग हुआ है दुनिया के अंदर, आप समझिए। देखिए, अब ये जो कुस्तुनतुनिया पर जो कब्जा कर लिया, ठीक है, और कुस्तुनतुनिया को जीत लिया, तो उसके बाद देखिए, अब देखिए थोड़ा सा आपको व्यापार का मार्ग समझने की जरूरत है। किसका? व्यापार का मार्ग। तो कैसे? थोड़ा सा अब यहाँ पर देखिए, ठीक है, सॉरी, देखिए, अब भारत से कोई सामान, कोई भी व्यापारिक सामान यदि यूरोप को चाहिए, ठीक है, तो कैसे जाता है? तो देखिए, भारत से हो या चाइना से हो, इधर से पूर्वी एशिया से या दक्षिण पूर्वी एशिया से, तो इस रास्ते से ऐसे हो करके ऐसे जाता था। ये है फारस की खाड़ी, इसको कहते हैं पर्शियन गल्फ। ठीक है, फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी है जिसको कहते हैं पर्शियन गल्फ अंग्रेजी में। ठीक है, और यहाँ देखिए, ये जो यहाँ देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये पॉइंट, ये है होर्मुज बंदरगाह। क्या है? होर्मुज बंदरगाह, पोर्ट है जनरली। ठीक है, अब देखिए, तो एक तो ये रास्ता है कि फारस की खाड़ी से होते हुए गए और यहाँ से कुछ जो है हमको
स्थल का मार्ग लेना पड़ेगा और उसके बाद फिर से मेडिटेरियन सी में यानी कि भूमध्य सागर में हमको यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा। और यहाँ से फिर ये रोम यहाँ पर पहुँच गया इटली के पास, और यहाँ से पूरा जगह पर डिस्ट्रीब्यूट होता हुआ, ठीक है, ये टर्की के पास चला गया या ग्रीस में चला गया, यूरोप के और भी कई सारे जगहों पर ये चला जाता है। तो इस तरीके से व्यापार होता। एक तो फारस की खाड़ी, दूसरा ये जो इलाका देख रहे हैं आप, ये क्या है, ये अरेबियन सी यानी कि अरब सागर, ठीक है, अरब सागर, ठीक है। तो ये है अरब सागर। और फिर ये जो एक तो तरीका यहाँ से भी था कि यहाँ से ऐसे आए इस तरीके से, और यहाँ से ऐसे निकलते हुए इस तरीके से ऐसे करके इसमें एंटर कर जाएंगे मेडिटेरियन सी में, यानी इसको कहते हैं भूमध्य सागर, ठीक है, भूमध्य सागर में, मेडिटेरियन सी में। अब आप समझिए, तो यहाँ पर मार्ग कितना है, ध्यान से समझिए। एक तो फारस की खाड़ी, दूसरा ये लाल सागर है। ये कौन सा सागर है, लाल सागर, लाल सागर। तो फारस की खाड़ी में, ठीक है, या लाल सागर होते हुए, अरब सागर होते हुए लाल सागर में घुसते हैं, उसके बाद भूमध्य सागर में इंटर करते हैं, और भूमध्य सागर में जैसे इंटर किए तो यूरोप में पहुंच गए। समझ रहे बात। अब आप इस चीज को समझिए कि जैसे अब ये कुस्तुनतुनिया का जो मतलब कुस्तुनतुनिया जो जगह था या रोमन साम्राज्य ये जो था, ये जो रोमन साम्राज्य था, ठीक है। अब ये रोमन साम्राज्य किसके कंट्रोल में आ गया, ये पश्चिमी रोमन साम्राज्य और ये पूर्वी रोमन साम्राज्य, ठीक है। तो पश्चिमी रोमन साम्राज्य जो था, सॉरी पश्चिमी तो उधर है, पूर्वी रोमन साम्राज्य अब किसके अंडर में हो गया, इस्लाम के अंडर में हो गया। ये किसके अंदर में हो गया, इस्लामिक राज्य के अंदर में, ठीक है, इस्लामिक राज्य के अंदर में ये पूरा आ गया, ठीक है। अब आप समझिए, अब जैसे ही इनको किसी चीज का जरूरत पड़ता, ठीक है, इनको किसी भी चीज का जरूरत पड़ेगा तो क्या करेंगे, अब यहाँ से सामान मंगवाना है तो कैसे जाएंगे, यहाँ से ऐसे लाल सागर होते हुए भारत जाएंगे, चाइना जाएंगे, ये दक्षिण पूर्वी एशिया जाएंगे। तो कैसे अब जाएंगे, ये तो पूरा रास्ता ही ब्लॉक कर दिया, ये तो पूरा रास्ता ही ब्लॉक हो गया है, ठीक है, ये पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया। अब इधर कोई जा ही नहीं सकता, ठीक है। यहाँ देखिए ये मिस्र वाला इलाका, ये मिस्र का भी कुछ इलाका जो है ये लोग कवर कर लिए इस्लाम के लोग। इधर भी ये पूरा इलाका कवर हो ही गया है। ये चाइना का भी कुछ इलाका, भारत का भी कुछ इलाका कवर हो गया है। इंडोनेशिया में यहाँ तक कि यहाँ भी मतलब यहाँ इंडोनेशिया में भी जो है इस्लाम फैला हुआ है। तो इस्लाम पूरा ग्लोबल बना हुआ था। अब आप समझिए अब यूरोप को कुछ भी चाहिए तो इधर जा ही नहीं सकता। अब होता क्या था कि यूरोप वाले जब इधर जाना स्टार्ट करते व्यापार के लिए तो ये लोग पकड़ के उनको जबरन इस्लाम में कन्वर्ट कर देते, ठीक है। ये लोग क्या थे, ईसाई धर्म के लोग। और ये लोग जैसे इस लाइन को एंटर करते, ठीक है, जैसे इस लाइन को एंटर करते तो ये लोग क्या करते, ये लोग उसको पकड़ के जबरन इस्लाम धर्म में कन्वर्ट कर देते, समझ गए। तो अब यहाँ पर दिक्कत होने लगा। अब ये लोग इधर आ नहीं सकते, ठीक है। अब समझिए, अब लेकिन आपके दिमाग में एक चीज आएगा कि क्यों आना भाई, यहाँ पर क्यों आना, वहाँ नहीं है क्या भोजन, करो वहीं से भोजन, इधर क्यों आना चाहते हो भाई। भारत और एशिया में ना, और दक्षिण पूर्वी एशिया में ऐसी ऐसी उत्पादों का जो है यहाँ पर संग्रह था, या फिर हम ये कहें कि ये संसाधनों से परिपूर्ण था। ये जो महादेश है ये संसाधनों से परिपूर्ण है, ठीक है। और उस समय संसाधन बहुत ज़्यादा मात्रा में था इसके पास, अभी भी है, ठीक है। तो संसाधन इतना है, और यहाँ का जो मसाला था, कुछ उत्पाद जो यूरोपियंस को बहुत ही भाते थे, बहुत ज़रूरी थे, जैसे मसाला में खास करके काली मिर्च बहुत ज़्यादा मात्रा में ये लोग जो है यहाँ पर मंगवाते थे, आयात करते थे।
और समझिए मसाला है, मसाला में काली मिर्च, ये कपास है, नील है, सूती वस्त्र, मखमल का वस्त्र, रेशम का वस्त्र। रेशम मार्ग का नाम आपने सुना होगा ना, सिल्क रूट। रेशम जाता था ना, इसलिए उस रूट का ही नाम रेशम सिल्क रूट रख दिया, रेशम मार्ग रख दिया, समझे। तो ऐसी कई सारे उत्पाद थे भारत में जिसका डिमांड यूरोप में बहुत ज़्यादा मात्रा में था, ठीक है। और भारत ही नहीं, एशिया में चाइना का, दक्षिण पूर्वी एशिया का, इन सब का जो सामान था, इन सब का जो उत्पाद था, वो उसका डिमांड बहुत ज़्यादा यूरोप में था, ठीक है। अब डिमांड इतना ज़्यादा है और ये लोग जा नहीं सकते, तो क्या करें, किसी भी तरीके से तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना। तो ये विपत्ति था, ये लोग इधर जा नहीं सकते क्योंकि फोर्सली कन्वर्टेड, इस्लाम में कन्वर्ट कर देना, तो अब धर्म का मामला है, जा भी नहीं सकते। कुछ लोग जो थे ना यहाँ पूर्वी रोमन साम्राज्य के इधर इटली के पास के जो कुछ लोग थे, जो कुछ व्यापारी थे, उन्होंने ईसाई धर्म को ताक पर रख दिया, धार्मिक मामला को ताक पर रखा, और मतलब फेर ही में नहीं, धर्म है तो है, कोई मतलब ही नहीं, ठीक है। और इन्होंने इससे साठगांठ कर लिया इस्लाम वाले से, और खुद भी इस्लाम हो गए और साठगांठ कर लिया। और यहाँ से अब देखिए, अब इस्लाम वाले तो यहाँ से व्यापार करते थे ना, इस्लाम वाले तो व्यापार पूरे दुनिया में कर रहे हैं। पूरा दुनिया में व्यापारिक कंट्रोल किसके हाथ में है? अरब के हाथ में है, अरब प्रदेश यानी इस्लामिक प्रदेश के हाथ में, ठीक है। तो इस्लाम का दबदबा है ना पूरी दुनिया में व्यापार के रोड पर, मार्ग पर, क्योंकि उसका सारा एरिया उसी का बना हुआ है। तो इस्लाम वाले तो यहाँ से उत्पाद ले ही जाते थे यहाँ तक। तो यहाँ से क्या करता, ये जो अभी हमने बताया कि कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने ईसाई धर्म को ताक पे रखा, धार्मिक मामला को हटाया और यहाँ से सामान खरीदने लगा। और ख़रीदने लगा तो ये कुछ लोग सामान खरीदते थे व्यापारी सब, और यहाँ पर 10 गुना 15 गुना ज़्यादा दाम में बेचने लगे यूरोप के अंदर। तो समझ रहे, अब मोनोपोली हो गया ना, एकाधिकार हो गया। क्या हो गया? मोनोपोली हो गया। अब देखिए, एकाधिकार इसको कहते हैं, मतलब एक ही आदमी का अधिकार है कि वही बेचेगा, क्योंकि उन्होंने अपना धार्मिक मामला ताक पे रख दिया। उसको फेरी में नहीं है, धर्म है तो है, कोई मैटर नहीं, हमको बस पैसा कमाना है, विलासिता संबंधी वस्तुओं को इकट्ठा करना है तो हम लोग करेंगे, धर्म कोई भी हो उससे हमको मैटर नहीं। ऐसा इन लोगों ने विचार बनाया और फिर यहाँ से सामान लेते गए और इधर बेचते गए, वो भी मोनोपोली कॉस्ट के आधार पर, ठीक है। मोनोपोली कॉस्ट, इसका मतलब समझ रहे हैं, मनमाने तरीके से कितना भी रुपया ले लो, क्योंकि इनको तो जरूरत है भाई, ठीक है। अच्छा, आपके दिमाग में आता होगा कई बार कि आखिर ये मसाला इतना क्या करते थे, खाते थे क्या? अरे मसाला खाते नहीं थे, उस समय सिचुएशन ऐसा था कि जलवायु परिवर्तन हो रहा था, मांस मछली बहुत ज़्यादा मात्रा में होते रहते थे। अब यहाँ पर मांस मतलब जानवरों का नस्ल बदल रहा है, मांस अच्छे अच्छे आ रहे हैं, तो उनको प्रिजर्व करने के लिए मसाला चाहिए था, उनको फ्रीज करने के लिए प्रिजर्व करते थे। उन मांस में जो है वो लपेट करके मसाले को रखते थे, प्रिजर्व करते थे। अब वो फ्रीज कर रहे हैं उसको, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी था, ठीक है। अब इस समय ये लोग भी, अब तुमको कि मांस खाना जरूरी था भाई, ये लोग अब आदत बना चुके हैं, अब आदत छोड़ना ना बहुत दिक्कत होता है, ठीक है। तो जब ऐसा स्थिति बन रहा है, अब बेचारा समझिए आप, इस समय बस इतना ही दुनिया है, आप ध्यान से समझिए, अमेरिका का कोई अस्तित्व नहीं है इस समय, दुनिया इतना ही है, एशिया महादेश, यूरोप महादेश, अफ्रीका महादेश, बस ये नीचे ऑस्ट्रेलिया महादेश भी नहीं है, ठीक है। बस इतना ही महादेश, यही दुनिया है पूरा अस्तित्व में। अब क्या होगा कि ये लोग, जैसे वो कहते हैं ना कि एक जिन को बोतल में बंद कर दिया जाता है और बस वही उसका दुनिया हो जाता है, उसी तरीके से यूरोप महादेश में जो यूरोपियंस थे उनको उसी अपने ही द्वीप पर, अपने ही महाद्वीप पर उनको कैद कर दिया गया। न वो इधर आ सकते क्योंकि यहाँ भी इस्लाम, न वो इधर आ सकते क्योंकि यहाँ भी इस्लाम, ऊपर जा नहीं सकते, समुद्री इलाका, महासागर,
और इधर जा नहीं सकते, अटलांटिक महासागर, पता भी नहीं था इधर कोई देश है। ठीक है, तो दुनिया इतना ही था। अब देखिए विपत्ति में बेचारा इतना पड़ा हुआ है यूरोपियंस तक। तो लेकिन आप समझिए विपत्ति जब आता है ना तो कई बार हमको नया नया चीज़ सिखा कर जाता है, हमको जीने का नई राह दिखाता है, नया ताकत देता है। आप समझिए, और उस विपत्ति को झेलते झेलते ना आदमी कई बार पहले से ज़्यादा मजबूत स्थिति में होता है। इसका ज्वलंत उदाहरण यूरोप है। कैसे है देखिए, इनकी जिजीविसा को समझिए। जिजीविसा कहने का मतलब जीने की तमन्ना, जीने की नई राह खोजना, कैसे करे, क्या करे। ठीक है, एक तो इनोवेटिव माइंड का दिमाग लगाया इन लोगों ने। इनोवेटिव क्या होता है? नएपन, कुछ नया चाहिए। हम कैसे इससे कहीं ना कहीं तो बाहर निकलना पड़ेगा, कैसे निकले। तो इसी समय ना जियोग्राफर यानी कि भूगोलवेत्ता के दिमाग में ये भी चल रहा था कि पृथ्वी गोल है। ठीक है, इसी समय क्या चल रहा था दिमाग में कि पृथ्वी गोल है। गोल है तो इन लोगों के दिमाग में आया कि अच्छा एक बात बताओ, पूरब के साइड से भारत के पास नहीं जा सकते। ये पूर्वी इलाका था ना, अब ध्यान से समझिए। ये है, ये पूरब है, ठीक है, ये पश्चिम है, और ये क्या है? उत्तर, और ये क्या है? दक्षिण। ठीक है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। देखिए कई लोग ना इसी में कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूजन नहीं रखना। ठीक है, तो आप ऐसे समझ लो। अब देखिए, तो अब इन लोगों का कहना है कि ठीक है भाई, पूरब के रास्ते हम नहीं जा सकते भारत के पास, चलो मान लेते नहीं जाएंगे, तुम लोग ब्लॉक किए हो रास्ता, करो। दक्षिण, नीचे के साइड से नहीं जा सकते, तुम्हें लोग का इलाका, ऊपर जा ही नहीं सकते, खत्म है कहानी। एक काम करते हैं, पश्चिम के रास्ते निकलते हैं, देखते हैं समुद्री इलाका है, खोजते हैं, शायद कुछ मिल जाए। वैसा नहीं था, इन लोगों के दिमाग में घुसा है, जानते हैं क्या? कि भाई पूरब के रास्ते जाएंगे, इसका मतलब हम भारत के पश्चिमी इलाका पर जाते थे ना। अब क्या करेंगे? पृथ्वी गोल है, पृथ्वी क्या है? गोल है। तो जब हम, जैसे ये गोल है, हमको यहाँ जाना है, ठीक है, यहाँ पर जाना है, तो इधर से नहीं जा सकते हैं, तो इधर से घूमेंगे ऐसे और ऐसे घूम करके फिर इधर आ जाएंगे ना, समझ रहे हैं? तो इनका कहना था कि यूरोप, मतलब हम यहाँ से भारत के पास पूरब के रास्ते न जाएंगे तो पश्चिम के रास्ते भी, तो पृथ्वी तो गोल है, तो पश्चिम के रास्ते घूमेंगे तो उधर से घूम करके भारत के पूर्वी छोर तक तो पहुँच ही जाएंगे। समझ में आ रहा बात? इधर से घूम करके तो आ जाएंगे ना, इधर से ऐसे चलेंगे और उधर से ऐसे घूम करके आ जाएंगे, क्योंकि पृथ्वी तो गोल है। ऐसा इन लोगों को लगा और इन्होंने भारत की खोज में पहले स्टार्ट कर दिया। ठीक है, देखिए अब भारत का जो, मतलब देखिए ये है, ये यूरोप है, समझ सकते हैं ना, ये यहाँ पर कुस्तुनतुनिया, और देखिए ये यूरोप है, ये पूरा इलाका। अब पूरब के रास्ते तो इनको जाना नहीं है, पूरब का रास्ता ब्लॉक है, ठीक है, उधर जाना नहीं है। तो अब आएंगे किधर? ये है अटलांटिक महासागर। क्या है? ये है अटलांटिक महासागर। ये है अटलांटिक महासागर, ठीक है। अब इन लोगों ने क्या किया? अब आराम से इधर से स्टार्ट कर दिया। अब देखिए यहाँ पर ना कुछ चीज़ें आपको दिखाते हैं, जैसे देखिए थोड़ा सा, अब देखिए, आप समझिए, अब यूरोप ने पश्चिम के रास्ते जाना स्टार्ट किया। अब ध्यान में रखिए, ये जो उत्तर अमेरिका है और नीचे जो दक्षिण अमेरिका है यहाँ पर, वो अभी अस्तित्व में नहीं है, वो अभी अस्तित्व में नहीं है, इसका किसी को नॉलेज नहीं है। बस ये भारत खोजने निकले हैं पश्चिम के रास्ते कि घूम के पूर्वी छोर पर पहुंच जाएंगे भारत का, ठीक है, भारत खोजने निकल रहे हैं। और यहाँ देखिए ये जो देश है ना, ये है स्पेन, ठीक है, ये है स्पेन, ठीक है, लिख दे क्या, ये है स्पेन। और ये जो देश है ना, ये देखिए यहाँ पर ये देश, देखिए ये जो देश है ये है पुर्तगाल, ठीक है,
ये है पुर्तगाल, ठीक है। तो ये स्पेन है, ये पुर्तगाल है और ये फ्रांस है, ठीक है। और भी देश बता दें, ये है नीदरलैंड, ठीक है, नीदरलैंड। जो ज़रूरत है बस वही बताएंगे आपको, ठीक है। वो नीदरलैंड है, ये वाला देश ध्यान से समझिए ये। और ये है फ्रांस, फ्रांस इतने दूर का एरिया जो है कवर कर रहा है, ठीक है। ये फ्रांस है, ये स्पेन है, ये वाला इलाका स्पेन का है और ये पुर्तगाल है। क्लियर है? अब देश को समझ लीजिए। और ये है ब्रिटेन, ठीक है। ये क्या है? ये है ब्रिटेन। समझ आ गया? अब आप समझिए, तो यूरोप में सबसे पहले, ठीक है। और ये देखिए, ये जो देश है ना, ध्यान से समझिए, ये जो देश है ये यहाँ तक तो, ये जो देश है ये इटली है, ठीक है। इटली, ठीक है, इटालियन समझते ना। और देखिए, यूरोप में जो सबसे पहले स्टार्ट किया कि हम जाएंगे अब भारत को खोजने, उसमें सबसे पहला देश था पुर्तगाल और स्पेन। सबसे पहला देश कौन था? पुर्तगाल और स्पेन। पुर्तगाल का जो नाविक था उसका नाम था वास्को डी गामा और स्पेन का जो नाविक था वो था कोलंबस, ठीक है। स्पेन का जो नाविक था उसका नाम क्या था? यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, ठीक है। स्पेन का जो नाविक था वो था कोलंबस और पुर्तगाल का जो नाविक था वो था वास्को डी गामा, वास्को डी गामा। अब देखिए, तो इन्होंने स्टार्ट कर दिया, अपना पहल स्टार्ट किया और खोजना चालू कर दिया। खोजना चालू किया तो क्या हुआ? अब देखिए, यहाँ से ये आपको दिख रहा है ना, ये स्पेन आपको दिख रहा है ना, और ये पुर्तगाल देखिए यहाँ पर, ये है पुर्तगाल, ठीक है। कोस्टल एरिया में बसा हुआ है सब। और ये है फ्रांस और ये है इंग्लैंड। देखिए ये वाला इलाका, देखिए ये वाला इलाका इंग्लैंड का है। अब देखिए, तो स्पेन यहाँ से बोला कि हम पश्चिम में निकलते हैं और पुर्तगाल बोला हम पूरब जाने की कोशिश करते हैं। तो कैसे भाई? तो देखिए, स्पेन ऐसे निकला और ऐसे पहुँच गया, ऐसे निकला और यहाँ पहुँच गया। तो ये कहाँ पर पहुँचा? साउथ अफ्रीका, समझ रहे हैं? सॉरी, साउथ अमेरिका, मतलब ये साउथ अमेरिका जो महादेश है यहाँ पर पहुँच गया। कौन? कोलंबस। कौन पहुँच गया? कोलंबस 1492 ईस्वी में, 1492 ईस्वी में, ठीक है। कोलंबस यहाँ पर पहुँच गया साउथ अमेरिका में, तो जिसको लैटिन अमेरिका बोला। लैटिन अमेरिका क्यों बोला? लैटिन जनरली स्पेन का भाषा था, इसलिए इसको लैटिन अमेरिका का नाम दे दिया है। अब देखिए, कोलंबस यहाँ पर पहुँचा 1452 ईस्वी में। वो जैसे यहाँ पर पहुँचा तो कोलंबस को लगा कि अरे हम तो भारत के पूर्वी छोर तक पहुँच गए, ठीक है। कोलंबस जैसे पहुँचा वहाँ तो कोलंबस को लगा कि हमने भारत के पूर्वी छोर पर अपना कदम रख लिया है। और वहाँ पर जो लोग थे वो काले थे, इसलिए उनका नाम रेड इंडियंस बोल दिया। क्यों? क्योंकि यूरोप के लोग भारत के लोगों को इंडियन बोलते थे, इसलिए इसका नाम रेड इंडियन बोल दिया, क्योंकि काले थे, ठीक है। और ये नाम आज भी इसी का बिगाड़ा हुआ है। आज भी आप सुनिएगा, अमेरिका के जो मूल निवासी है, जो नेटिव्स हैं, उनको रेड इंडियंस के नाम से ही जाना जाता है, ठीक है। और वो नाम किसका बिगाड़ा हुआ है? ये कोलंबस का ही बिगाड़ा हुआ है, ठीक है। तो रेड इंडियंस उनको बोले। और सबसे बड़ा गलतफहमी का शिकार तो ये हुआ कि कोलंबस मर गया, लेकिन उसको पता नहीं चला अभी तक कि हम अमेरिका पहुँचे, भारत नहीं पहुँचे हैं, ठीक है। लेकिन वो अमेरिका पहुँचा था, लैटिन अमेरिका। तो ब्राज़ील में पहुँचा वो डायरेक्टली, ठीक है। और पुर्तगाल जब यहाँ से स्टार्ट किया, पुर्तगाल जब यहाँ से आना स्टार्ट किया, ठीक है। दूसरा ले लेते हैं, देखिए, अब पुर्तगाल जब यहाँ से स्टार्ट किया आना, तो ये जो अफ्रीका है, तो अफ्रीका के कोस्टल एरिया से ऐसे देख सकते हैं आप, ऐसे नीचे 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 नीचे, इसी के अफ्रीका के सटे सटे नीचे गया है, ठीक है। आपको एक दूसरा मैप में दिखाते, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए।
तो ये देखिए, ये है पुर्तगाल और यहाँ से ऐसे नीचे होते हुए अफ्रीका के ऐसे कोस्टल एरिया से होते हुए यहाँ पर पहुँचा, अफ्रीका के सबसे दक्षिणतम पॉइंट पर, अफ्रीका महादेश के सबसे दक्षिणतम पॉइंट पर पुर्तगाल का नाविक पहुँचा जिसका नाम था बार्तोलोमियो डियाज। क्या नाम था उसका? यहाँ पर लिखते हैं बार्तोलोमियो डियाज। ठीक है, तो ये पुर्तगाल का नाविक था, ये यहाँ पर पहुंचा और ये साउथर्न पॉइंट है अफ्रीका का, सबसे दक्षिणतम पॉइंट है। इसका नाम है उत्तमासा अंतरिप, इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तमासा अंतरिप। उत्तमासा अंतरिप इसको कहते हैं, सबसे दक्षिणतम पॉइंट अफ्रीका का है। और इसको अंग्रेजी में इसको कहते हैं केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप। ठीक है, केप ऑफ गुड होप के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर सबसे पहली बार बार्तोलोमियो डियाज 1486 ईस्वी पर पहुँचता है। ठीक है, 1486 ईस्वी में। और यहाँ पर देखिए, और ये जो स्पेन पहुँचा यहाँ लैटिन अमेरिका में, ये 1492 ईस्वी में पहुँचा। ठीक है, ब्राज़ील में। और ये दक्षिण अमेरिका का पार्ट था। स्पेन यहाँ पर पहुँच गया, कोलंबस, और यहाँ पर बार्तोलोमियो डियाज, और इसके बाद वास्को डी गामा यहाँ से जाता है और ऐसे करते करते यहाँ पर पहुँचता है इंडिया के पास। ठीक है, यहाँ इसके बाद कौन पहुँचता है? वास्को डी गामा इंडिया के पास पहुँचता है। वास्को डी गामा, वास्को डी गामा पहुँचता है यहाँ पर इंडिया के पास। और वो कब पहुँचता है? 1498 ईस्वी में। ठीक है, 1498 ईस्वी में पहुँच जाता है। अब जैसे ही 1498 में यहाँ पर पहुँचता है तो किसकी सहायता से जानते हैं? गुजरात का एक व्यापारी था, उस समय था तो मुस्लिम, लेकिन गुजरात का एक व्यापारी था जो इधर से वास्को डी गामा को वहाँ पर पहुँचाने में मदद करता है। उसका नाम था, उसका भी नाम आपको बता देते हैं, अब्दुल मजीद नाम था उसका। वो एक व्यापारी था, गुजरात का था, और जो कैम्बे बंदरगाह है ना वहीं पर, मतलब उसी पर पहुंचाया उसको। ये कालीकट पे पहुंचाया वास्को डी गामा को। कौन? अब्दुल मजीद के सहायता से वास्को डी गामा जो है कहाँ पर पहुंचा? कालीकट। कालीकट जो अभी केरल में है। ठीक है, कहाँ पर है? केरल में कालीकट। यहाँ लिख दे क्या? कालीकट। ठीक है, तो कालीकट में उसको पहुंचाता है। क्लियर है? अब समझिए आप पूरा मैटर क्या है। अब जैसे ही यहाँ पर कालीकट पहुंचता है ना, तो देखता क्या है कि इन पूरे इलाकों पर देखिए, ये है, और मान लेते हैं यहाँ पर पहुँचा होगा, यहाँ पर कालीकट। ठीक है, यहाँ पर पहुँचा कौन? वास्को डी गामा। तो जैसे ही यहाँ पहुँचा तो इस इलाके में, आप समझिए, ये है कुस्तुनतुनिया। ठीक है, अब ये तो इलाका पूरा, ये किसका है? ये तो इधर का पूरा इलाका किसका है? इस्लामी अरब प्रदेश, अरब व्यापारियों का इस पर दबदबा है। तो ये चाहे फारस की खाड़ी वाला रूट हो, लाल सागर वाला रूट हो, या फिर ये अरब सागर वाला रूट हो, सब पर दबदबा किसका है? अरब व्यापारियों का। ठीक है, तो अरब व्यापारी जो है, इस समय हम कह सकते हैं कि अरब व्यापारियों का मतलब व्यापार में भूमंडलीकरण था, ग्लोबलाइजेशन था उस समय। व्यापारिक रूप से व्यापार क्रांति ये लोग ला रहे थे। समझ रहे हैं? अब देखिए ना कैसे आता है, आपको हम आगे बताएंगे। तो यहाँ पर जैसे वास्को डी गामा यहाँ पर पुर्तगाल का नाविक था ना, यहाँ पर जैसे कालीकट में पहुँचा तो यहाँ पर मान लेते ये था, तो यहाँ पर जैसे ही पहुँचा तो अरब व्यापारी क्या देखें कि ये यूरोप का आदमी यहाँ पर कैसे, अगर ये वापस चला जाता है ना यूरोप, तो फिर हमारा ये सारा तामझाम सब खराब हो जाएगा। पूरा व्यापार पर जो एकाधिकार है हमारा, व्यापार पर जो इतना दबदबा है हमारा, वो ख़त्म हो जाएगा और वो लोग दूसरे रास्ते से भारत के पास आएंगे और व्यापार करके चले भी जाएंगे। तो करना क्या है,
इसको यहाँ से वापस जाने ही नहीं देते, वास्को डी गामा को यहीं पर मार देते हैं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। समझा? तो अब इतना बड़ा मैटर इन लोगों ने बनाया, अरब व्यापारियों ने इस पर हमला कर दिया वास्को डी गामा पर। ठीक है, तो यहाँ पर कालीकट के पास जमोरिन नाम का एक हिंदू शासक था। क्या नाम था उसका? जमोरिन। ठीक है, और इसने क्या किया? वास्को डी गामा को सेव किया, बचा लिया। ठीक है, और वास्को डी गामा यहाँ से जो सामान खरीद करके जो ले करके गया ना यूरोप, जो लेकर के यूरोप गया यहाँ से सामान खरीद करके, वो पूरे खर्चा को काट करके 60 गुना ज़्यादा दाम पर बेचा है। तो आप समझ सकते कितना ज़्यादा फायदा हुआ है उसको। अब 2-4 बार वैसे ही करता रहा, व्यापार करता रहा। अब जैसे ही व्यापार करता रहा, उसके बाद फिर देखिए अब यहाँ पर स्थिति थोड़ा सा देखते हैं। 1500 मतलब ये कब यहाँ पर पहुँचा था? 1498 में ना। ठीक है, 1498 में। उसके बाद कुछ सालों के बाद, 2-3 सालों के बाद वास्को डी गामा का जो है, मतलब पुर्तगाल का जनरली कह सकते हैं, पुर्तगाल का एक नया वायसराय आता है। ठीक है, वायसराय यानी कि देखिए गवर्नर जिसको कहते हैं जनरली। ठीक है, नया गवर्नर बन करके आता है जिसका नाम होता है फ्रांसीसी डी अल्मीडा। ठीक है, डी अल्मीडा शॉर्ट में लिखते हैं। ठीक है, नया वायसराय आता है, उसका नाम होता है अल्मीडा। अल्मीडा से नाम डी अल्मीडा सोजे, डी अल्मीडा आता है। अब वो क्या करता है कि उसी के नेतृत्व में जो है, अब ये अरब व्यापारियों का ये पूरा एरिया है ना, ये देखिए ये है होर्मुज बंदरगाह। ये क्या है? होर्मुज बंदरगाह, जो भी हमने बताया था कुछ देर पहले, होर्मुज। ठीक है, होर्मुज बंदरगाह। तो देखिए अब ये इस सारे एरिया पर जो है अरब व्यापारियों का कब्जा था। तो डी अल्मीडा के नेतृत्व में पुर्तगाली सब क्या करते थे, अब अरब व्यापारियों को हटाने के चक्कर में लगे गए। ठीक है, कि इसको हटाते हैं तो ये एरिया जो है खुलेगा कम से कम। समझ रहे हैं? तो हटाना स्टार्ट किया। तो 1508 ईस्वी में डी अल्मीडा के द्वारा ही, ठीक है, डी अल्मीडा के द्वारा 1508 ईस्वी में ये जो होर्मुज बंदरगाह है फारस की खाड़ी में, इस पर पुर्तगाल का कब्जा हो जाता है। किसका हो जाता है? पुर्तगाल का। अरब व्यापारियों से यानी कि मुस्लिम व्यापारियों से छीन लिया जाता है और इस पर कब्जा कौन कर लेता है? पुर्तगाल। ठीक है, इस पर पुर्तगाल का कब्जा हो जाता है। क्लियर? होर्मुज बंदरगाह पर, होर्मुज पोर्ट पर। ठीक, तो फारस की खाड़ी वाला इलाका कौन पकड़ लिया? पुर्तगाल। ठीक है, अब समझिए, अब थोड़ा सा और आगे आते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिखाते हैं। यहाँ देखिए, यहीं पर देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा हो गया। और देखिए ये है होर्मुज बंदरगाह। ठीक है, अब यहाँ पर जब, अब इस पूरे व्यापारिक मार्ग को ना 3 भागों में समझने की जरूरत है यहाँ पर। कैसे? तो देखिए, एक तो ये है फारस की खाड़ी, ये है अरब सागर। तो फारस की खाड़ी, अरब सागर, ठीक है, ये, और यहाँ से ये वाला एरिया लाल सागर से अरब सागर में घुसे। ठीक है, समझ रहे हैं? ये पूरा अरब सागर है। यहाँ देखिए गुजरात के पास एक बंदरगाह था, गुजरात में, जिसको कैम्बे बंदरगाह कहते हैं। ठीक है, कैम्बे पोर्ट, कैम्बे बंदरगाह का नाम है, जहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम होता है, उसको कहते हैं बंदरगाह। फिर उसके बाद महाराष्ट्र के पास एक बंदरगाह था, दाभोल का बंदरगाह। ठीक है, दाभोल। फिर उसके बाद एक कालीकट, आपने सुना ही, अभी बताया हमने, कालीकट। ये तीनों बंदरगाह पर धीरे धीरे करके पुर्तगाल जो है कब्जा कर लिया। समझा? ये तीनों बंदरगाह पर कौन कब्जा कर लिया? पुर्तगाल। ये तीनों बंदरगाह पर पुर्तगाल कब्जा कर लिया। अब देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ आपको बता देते हैं
देखिए यहाँ पर आपको अब दिमाग में एक एक क्वेश्चन आएगा कि जमोरिन जो शासक था, हिंदू शासक हो चाहे कोई भी शासक हो, जो शासक था वो वास्को डी गामा को क्यों बचाया भाई, और व्यापारियों से क्यों बचाया? क्योंकि भविष्य में आप देखिए ये सारा जो बंदरगाह है इस पर कब्जा कर लेता है पुर्तगाल, तो इसको बचाया था क्यों? मत बचाता। फिर यहाँ दिमाग में आता है कि भाई जमोरिन भी अपने फायदे का चीज़ देख रहा था ना, क्योंकि जितने व्यापारी हमारे पास आएंगे, जितना ज़्यादा व्यापारी आएगा उतना ज़्यादा हमारा वस्तुओं का डिमांड बढ़ेगा, मांग ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से हम अपने जो वस्तु है, अब डिमांड बढ़ेगा, सप्लाई हम उतना देंगे नहीं तो हमारा वस्तु का रेट बढ़ेगा, तो हमको ज़्यादा आर्थिक लाभ होगा। तो ये लाभ के चक्कर में था, ठीक है, सब लोग अपना ही फायदा देख रहे हैं, ठीक है। अरब प्रदेश अपना, अरब व्यापारी अपना फायदा देख करके वास्को डी गामा को मार रहे थे, वास्को डी गामा अपना फायदा देख करके किसी भी तरीके से बचा लो भाई वो कर रहे थे, जमोरिन अपना फायदा देख करके उसको बचा रहा था। समझ में आया? तो सभी लोग अपना ही फायदा देख रहे थे, ठीक है। बाद में क्या होता है कि अब गुजरात का कैम्बे बंदरगाह, महाराष्ट्र का दाभोल बंदरगाह और केरल का कालीकट बंदरगाह, इन तीनों पर कब्जा हो जाता है पुर्तगाल का। होर्मुज बंदरगाह, ठीक है, ये जो होर्मुज बंदरगाह है इस पर भी कब्जा हो जाता है। किसका किसका कब्जा हो जाता है? पुर्तगाल का। क्लियर है? तो अब देखिए एक चीज और आपको बताते हैं कि ये जो डी अल्मीडा है ना, डी अल्मीडा जो गवर्नर था पुर्तगाल का, इसी का एक अधिकारी था जिसका नाम था अल्बुकर्क, ठीक है, अल्बुकर्क इसका नाम था, ये अधिकारी था। इसने क्या किया कि 1510 ईस्वी में, अब इसने क्या कर दिया, 1510 ईस्वी में ये बीजापुर जो एरिया था ना, हमने बताया था पिछली क्लासों में, बीजापुर नाम का जो साम्राज्य था इसमें भारत के अंदर, बीजापुर से गोवा को छीन लिया, ठीक है। बीजापुर से क्या किया, मान लेते ये गोवा होगा तो गोवा को इसने क्या कर लिया, छीन लिया। कौन? अल्बुकर्क। अब राजनीतिक हस्तक्षेप चालू कर दिया ये पुर्तगाल सब भारत में। समझ रहे हैं ना क्या स्थिति है? पहले आया व्यापार के माध्यम से, फिर राजनीति में घुस रहे। क्यों भाई? आर्थिक लाभ के चक्कर में। कैसे? देखिएगा। तो देखिए, तो अब हम बता रहे थे कि देखिए ये फारस की खाड़ी, लाल सागर और अरब सागर, ये तीनों पर कब्जा किसका हो गया? पुर्तगाल। इसको भाग 1 में डिवाइड करते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पार्ट 1 है, ठीक है। हम बोले ना पूरे व्यापारिक मार्ग को 3 भागों में डिवाइड करना है, तो ये पार्ट 1 हो गया। इस इलाके फारस की खाड़ी, लाल सागर और अरब सागर। क्लियर है? ये होर्मुज बंदरगाह से। अब यहाँ देखिए ये है इंडियन ओशियन, ये हिंद महासागर, ठीक है, और ये है बंगाल की खाड़ी। तो इधर भी तो पोर्ट होगा, इधर भी तो बंगाल से एक्सपोर्ट होता है, इधर से भी तो ऐसे जाता है, ठीक है। तो अब समझिए ये जो बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, और ये हिंद महासागर, तो हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी तक ये जो इलाका है इसको कहते हैं, ये सेकंड पार्ट, व्यापारिक केंद्र का ये सेकंड पार्ट इसको मानते हैं, ठीक है। और फिर बंगाल की खाड़ी से लेकर के यहाँ तक, ये मलक्का तक, यहाँ है मलक्का के पास, यहाँ तक ये वाला इलाका तक, बंगाल की खाड़ी से लेकर के मलक्का तक के एरिया को तीसरे पार्ट में बांटते हैं, ठीक है। समझा? पूरे व्यापारिक केंद्र को 3 भागों में हम लोग डिवाइड किए हैं। ये मलक्का, समझ रहे ना, मलक्का जल संधि जो इंडोनेशिया को मलेशिया से मिलाता है, ठीक है, और ये जो हिंद महासागर है उसको प्रशांत महासागर से मिलाता है, जोड़ने का काम करता है ये मलक्का जल संधि, ठीक है। तो इस जल संधि को जो है एक अलग नाम दिए हैं, कहाँ से? बंगाल की खाड़ी से मलक्का जल संधि तक एक अलग व्यापारिक केंद्र, और हिंद महासागर से बंगाल की खाड़ी तक दूसरा, और यहाँ होर्मुज बंदरगाह से हिंद महासागर तक पहला, ठीक है। तो ये जो पूरा अब दिख रहे हैं ना, ये पूरा एरिया, इन सब पर एकाधिकार मोनोपोली किसका था? पहले अरब व्यापारियों का
मुस्लिम व्यापारियों का, इस्लामिक व्यापारियों का, ठीक है। लेकिन जैसे पुर्तगाल आता है तो पुर्तगाल का इन पूरे रूट पर पुर्तगाल का कब्जा हो जाता है। इसको कहते हैं दक्षिण पूर्वी एशिया। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं दक्षिण पूर्वी एशिया, ठीक है इसको। और ये है पूर्वी एशिया और ये है मध्य एशिया, ऊपर वाला भाग, और ये दक्षिण एशिया में आते हैं हम लोग, भारत, ठीक है। तो वो दक्षिण पूर्वी एशिया है। अब आप समझिए, तो सबसे पहले अरब व्यापारियों का इन रूट पर कब्जा था, फिर पुर्तगाली व्यापारियों का हो गया इस पर कब्जा, ठीक है। तो आपको एक दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, हमारे दिमाग में तो आया था कि पुर्तगाल जब इन पूरे रूट पर कब्जा किए हुए है और लंबे समय तक पुर्तगाल यहाँ से व्यापार किया, पुर्तगाल यहाँ से लंबे समय तक व्यापार किया, फिर भी पुर्तगाल यूरोप में सबसे अमीर क्यों नहीं बन गया? भाई कारण ये था कि वो जो व्यापार करता था ना पुर्तगाल का, उसके पास पैसा शुरू में नहीं था। वो जो मध्यस्थ लोग थे, जो बिचौलिए थे, उनको फाइनेंस करता था। तो यहाँ से जितना भी कमाई होता था वो तो सब बिचौलिया लेके चला जाता था। तो पुर्तगाल कहाँ से ग्रोथ करे? समझ आ रहा बात? तो बस अब समझिए, अब ये मैटर आपको शायद समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए, अब दूसरा मैटर यहाँ पर क्लियर करते हैं। ये लगभग 15वीं शताब्दी में तो एंटर करता ही है, 15वीं शताब्दी के लास्ट में, यानी कि 1498 में एंटर करा, तो लास्ट ही हो गया ना 15वीं शताब्दी का। तो मान लेते हैं 16वीं शताब्दी से लेकर के, मतलब 16वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक, जब तक कि ब्रिटिश कंपनी और डच कंपनी, जब तक ब्रिटिश और डच कंपनी जब तक नहीं आते हैं इधर, तब तक इस पूरे रूट पर, इस पूरे व्यापारिक मार्ग पर किसका दबदबा होता है, किसका एकाधिकार होता है? पुर्तगाल का, ठीक है। तो अब समझिए, अब ये हो गया। अब दूसरा चीज आपको समझाते थोड़ा सा। यहाँ देखिए, अब जब यहाँ से इनकम जनरेट होने लगा, यहाँ से जब लोग जाने लगे, ठीक है, यहाँ से पुर्तगाल ढेर सारा पैसा लेकर के अपने यहाँ जा रहा है, ठीक है, पुर्तगाल यहाँ है तो ढेर सारा पैसा लेकर के जा रहा है, यूरोप में जा रहा है, फिर सामान लेकर के जा रहा है, यहाँ पर बिजनेस कर रहा है। तो पुर्तगाल और स्पेन यहाँ से लेकर के जा रहा है, ठीक है, स्पेन इधर से लेकर के जा रहा है, लैटिन अमेरिका से। यहाँ देखिए, ये पेरू और बोलीविया, मैक्सिको, ये तीनों जो एरिया था ना, बाद में स्पेन ऊपर भी जाता है मैक्सिको के पास। तो बोलीविया, पेरू या ये मैक्सिको, इन तीनों में सबसे ज़्यादा चांदी का भंडार मिलता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा किसका भंडार मिलता है? चांदी का, ठीक है, चांदी का सबसे ज़्यादा भंडार यहाँ पर मिला है देखने को। सोना का भी था कम मात्रा में, चांदी का सबसे ज़्यादा, कीमती धातुएं का भंडार यहाँ पर ज़्यादा था अमेरिका के पास। फिर देखिए, अब जैसे ही देखिए, यहाँ से पुर्तगाल और स्पेन जब देखा यूरोप के बाकी अन्य देश कि ये सब ज़्यादा फायदा कमा रहा है, बिजनेस कर रहा है, इसको मिल गया है सब चीज़, तो यहाँ से ब्रिटेन जो है, अब ये ब्रिटेन भी कहा कि हम भी अब अभियान करेंगे। फ्रांस बोल रहा है हम भी अभियान करेंगे, डच बोल रहा है हम भी अभियान करेंगे, ठीक है। ये जो बेल्जियम, फ्रांस के ऊपर बेल्जियम है, बेल्जियम के ऊपर डच, ठीक है, कौन है? डच, जिसको हॉलैंड कहते हैं, हॉलैंड। देखिए, डच इसलिए कहते हैं ना क्योंकि वहाँ का लैंग्वेज की वजह से जनरली वहाँ डच कहते हैं। हॉलैंड ऐसे उसका नाम था, और हॉलैंड को अभी हम नीदरलैंड के नाम से जानते हैं, ठीक है, नीदरलैंड, ठीक है, नीदरलैंड, क्लियर है। अब देखिए, तो अब ब्रिटेन, डच और फ्रांस ये भी कह रहा है कि अब हम भी पहल करेंगे भाई, हम भी करेंगे। तो ये कहा कि तुम इधर चला गया है, तुम इधर चला गया है, स्पेन इधर गया, पुर्तगाल इधर गया, तो हम इधर जाते हैं उत्तर की तरफ, ठीक है। तो ब्रिटेन इधर सामने आ गया, ठीक है, और फ्रांस जो था ये ऊपर चला गया कनाडा के पास। तो कनाडा पर कब्जा किसका हो गया? कनाडा पर कब्जा किसका हो गया? कनाडा पर कब्जा हो गया फ्रांस का, ठीक है। और ये उत्तर अमेरिका में पहुंच गया, कौन? ब्रिटेन। ब्रिटेन उत्तर अमेरिका में पहुंच गया, डच फिर इधर भी आया। तो देखिए, यहां पर जो आपको एक फिगर दिख रहा है ना,
देखिए यहाँ पर जो आपको फिगर दिख रहा है, यहाँ देखिए ये इंग्लैंड है, तो ये क्या किया, ये यहाँ पर पहुँच गया है उत्तर अमेरिका में, ठीक है। फ्रांस भी इधर ऐसे करते करते यहाँ पर जो है कहाँ गया, हाँ कनाडा ऊपर है, तो ऊपर के पास कनाडा पर कब्जा कर लिया फ्रांस। तो इस तरीके से ना अब यहाँ पर 13 उपनिवेश बनाता है कौन, 13 कॉलोनाइज करता है, 13 क्या बनाता है, उपनिवेश, कॉलोनाइज करता है, 13 उपनिवेश यहाँ पर बनाता है कौन, ब्रिटेन, इंग्लैंड, अमेरिका में। यही 13 उपनिवेश को 9th क्लास में आप पढ़े होंगे हिस्ट्री में, ठीक है। और ये फ्रांस जो है कनाडा पर अपना कब्जा करता है। और यहाँ पर ना सोने का भंडार बहुत ज़्यादा मात्रा में था, कीमती धातुओं का भंडार बहुत ज़्यादा मात्रा में था, ठीक है। ये पार्ट हो गया। अब फिर समझते हैं, यहाँ पर आते हैं थोड़ा सा हम लोग, देखिए इधर आते हैं, उत्तमाशा अंतरिप हो गया, ये हमारा इंडिया है, इस वाले इलाके में आए, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर आते हैं, ठीक है। तो जो अभी हमने बताया था कि पुर्तगाल इस पूरे व्यापारिक रूट पर कब्जा किया। अब भारत इतना महत्वपूर्ण क्यों है, आप समझिए, भारत इतना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आप देखिए ये पूरा होर्मुज से लेकर मलक्का तक ये जितना भी व्यापारिक रूट है, इसमें बीच में कौन है, सेंटर में कौन पड़ रहा है, भारत, इसलिए भारत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। एक तो भौगोलिक स्थिति से भारत इंपॉर्टेंट, दूसरा भारत में ऐसे ऐसे उत्पादन हो रहे जिसकी डिमांड यूरोप में और बाकी के अन्य देशों में बहुत ज़्यादा मात्रा में था। सूती वस्त्र, मखमल, जो ढाका का जो मखमल है वो बहुत ज़्यादा डिमांड था उसका अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, ठीक है। फिर मसाला, रेशम, समझ रहे हैं, फिर कपास, नील, ये सारा चीज़ का जो है ना डिमांड था। तो भारत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा था उस समय। उसके बाद आपको बताते हैं कि अब जब ब्रिटिश जब इसमें एंटर करता है, ठीक है, अब यहाँ से कौन आता है, और इधर से ये इंग्लैंड जो है, अब इधर से ऐसे घूम करके इंग्लैंड आता है, और यहाँ पर जैसे ही आता है इस रूट में, तो फिर इंग्लैंड क्या करता है, अब इस रूट को तोड़ फोड़ करता है। कैसे करता है, तो देखिए अब इंग्लैंड जब यहाँ पर आता है, देखिए इंग्लैंड को दिखाते हैं किसी दूसरे पेन से, इस वाले पेन से दिखाते हैं। अब जब इंग्लैंड आता है तो इंग्लैंड सबसे पहले होर्मुज बंदरगाह इस पर कब्जा करता है, पुर्तगाल से छीन लेता है। फिर इस वाले इलाके पर कब्जा करके यहाँ हिंद महासागर तक कब्जा कर लेता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से भी जा करके बंगाल की खाड़ी तक, यहाँ तक कब्जा कर लेता है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी यहाँ तक कब्जा कर लेता है। ये कौन कर लेता है, ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटिश कंपनी आती है, कंपनी का निर्माण होता है। वो बाद में हम देखेंगे कंपनी, ज्वाइंट कंपनी क्या क्या होती थी, वो कंपनियाँ इधर क्यों आए, सब चीज़ देखेंगे धीरे धीरे। तो ये ऐसे आकर के यहाँ पर कब्जा करता है इस रूट पर, और डच साथ साथ आती है। तो डच और ब्रिटिशर्स में, डच कंपनी और ब्रिटिश कंपनी में होता है, प्रतिस्पर्धा होते रहता है, लेकिन ये ब्रिटिश कंपनी जनरली मजबूत थी। क्यों थी, क्योंकि देखिए कोई भी कंपनी मजबूत क्यों होती है, उसकी मातृ देश से मजबूत होती है। अब डच कंपनी इतना छोटा सा है, उसका पावर उतना है नहीं, किसी भी तरीके से ग्रोथ है नहीं। ब्रिटेन उससे कहीं ज़्यादा ग्रोथ है, नौसैनिक उसका ग्रोथ है, ठीक है। तो ब्रिटेन उससे कहीं ज़्यादा आगे था, तो वो जीत जाता था। पुर्तगाल को क्यों हरा पाया, क्योंकि पुर्तगाल वैसे भी कमजोर था। ब्रिटेन से कहाँ वो टक्कर, हाँ ब्रिटेन से टक्कर देगा तो फ्रांस देगा, जर्मनी देगा, मजबूत देश हैं। तो और जबकि देता भी है, फ्रांस तो टक्कर देता भी है। आगे हम समझेंगे, कर्नाटक का 3 युद्ध हो जाता है, समझ रहे हैं। तो बंगाल में, अब बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और होर्मुज बंदरगाह, ये पूरे एरिया पर कब्जा किसका हो गया, ब्रिटेन, ठीक है। और डच जो है यहाँ पर ढकेल के चला गया, मतलब डच को वहाँ पर भेज दिया मलक्का के पास। तो मलक्का के पास कौन चला गया, डच। तो डच का अधिकार यहाँ मलक्का में हो गया, ठीक है। और यहाँ पर ब्रिटेन, इस इलाके पर ब्रिटिश कंपनी का एक अधिकार हो गया इस इलाके पर।
यहाँ भी जाता है ब्रिटिश कंपनी, लेकिन एक संधि के द्वारा उसको छोड़ दिया जाता है कि चलो कोई बात नहीं, तुम उधर रहो, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर जो पुर्तगाल था वो बस गोवा जो जीता था ना, अल्बुकर्क, तो गोवा, दमन और दीव में ही सिमट करके रह जाता है। पुर्तगाल इतना में ही सिमट करके रह गया, अब उसको आगे बढ़ने ही नहीं दिया ये लोग, ब्रिटिश कंपनी जब आया तो, ठीक है। तो ये सारा मैटर चला। अब देखिए, पुर्तगाल को जो है ना, ये इतना बुरी तरीके से हारने का कारण भी था। एक तो कारण जो अभी हमने बताया, मातृ देश उसका कमजोर था, मातृशक्ति कमजोर था। दूसरा, भारत से उसको सपोर्ट नहीं मिला। क्यों? शुरुआत में तो सपोर्ट मिला था, तो उसने क्या दिखा दिया? सपोर्ट मिला तो उसने क्या कर दिया? धार्मिक कट्टरता का नीति अपनाया, ठीक है। लोगों को जबरन ईसाई धर्म कबूल करवाने लगा यहाँ पर भारत में, ठीक है। अब और उसके बाद फिर राजनीतिक हस्तक्षेप कर रहा है, तो कौन तुम्हारा सपोर्ट करेगा? नहीं किया किसी ने, और ने तो ब्रिटिशर्स का सपोर्ट कर दिया पुर्तगाल को हराने के लिए, ठीक है। अब देखिए, पुर्तगाल आखिर ऐसा क्यों कर रहा था? क्योंकि देखिए, जब इन लोगों ने खोज स्टार्ट किया था ना, जब ये देखिए, ये यूरोप का भाग है, ठीक है, ये इटली है, ये वाला भाग कौन है? ये इटली है। तो इटली में रोम है, ठीक है, क्या है? रोम। इटली का राजधानी अभी भी क्या है? रोम ही है ना, रोम है। तो उस समय ना यूरोप में 15वीं शताब्दी में यूरोप में कैथोलिक चर्च व्यवस्था लागू था। ये हम बाद में कभी समझेंगे, वैसे वर्ल्ड हिस्ट्री में इसको समझना है, ठीक है। क्या लागू था? कैथोलिक चर्च व्यवस्था लागू था, जिसका मुखिया रोम का जो चर्च था उसका पोप होता था। इसका मुखिया कौन होता था? पोप। इसको पोप कहते थे, चर्च का पोप। वो व्यवस्था का मुखिया होता था, मेन होता था, वो धार्मिक गुरु टाइप का। तो उसने स्पेन और पुर्तगाल जो पहली बार पहल स्टार्ट किया था रूट खोजने में, व्यापारिक मार्ग खोजने में, तो स्पेन और पुर्तगाल को उसने बोला था कि आप लोग जाइए, जहाँ भी जाइए वहाँ जाइए, जहाँ चाहिए वहाँ जाइए, अपना व्यापार का ग्रोथ कीजिए, बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रोथ कीजिए, लेकिन आप व्यापार के साथ साथ ईसाई धर्म का भी ग्रोथ कीजिए। अब वो धर्म का ग्रोथ आप चाहे तो प्रेम से कीजिए या फिर तलवार के दम पर कीजिए, लेकिन आपको ईसाई धर्म का भी बढ़ावा देना है। ऐसा उसका सनद था। क्या था? सनद। सनद कहते हैं एक अधिकार लिख करके दे दिया जाता है, पत्र लिख करके अधिकार मिलता था। वही अधिकार इन कंपनियों को मिला यूरोप के पोप के द्वारा, ठीक है। तो इसकी वजह से ये सारा मैटर हुआ है, ठीक है। अब देखिए, आप खुद समझिए, ये जो इतना रूट खोजा गया है, ठीक है। अब ये रूट खोजा गया तो क्यों खोजा गया था भाई? क्योंकि ये व्यापारिक रूट बंद हो गया था। सिंपल सा तरीका है, सिंपल सा चीज़ है। अब ये व्यापारिक रूट बंद हो गया था, तो आप समझिए, ये जो रूट का खोजा गया था, पहली बार अगर कोई खोजा था, वो कौन खोजा था? डेरियस के समय। डेरियस समझ रहे? दारा प्रथम, डेरियस प्रथम। डेरियस का नाम सुना है आपने? डेरियस, दारा जिसको कहते हैं, डेरियस फर्स्ट। डेरियस के समय, सिकंदर के समय, सिकंदर का नाम तो आपने सुना ही होगा, भले डेरियस का नाम नहीं सुना, लेकिन सिकंदर का नाम जरूर आपने सुना होगा। तो सिकंदर के समय, डेरियस के समय ये रूट खोजा गया था, लाल सागर, फारस की खाड़ी और अरब सागर, भूमध्य सागर वाला रूट। वैसे कई सारे रूट खोजे गए थे, कैस्पियन सागर के से होते हुए कई सारे रूट खोजे गए थे। थोड़ा सा दिक्कत होता था, क्योंकि देखिए, अब अरब सागर से यहाँ से कोई वस्तु ले जाना है, फारस की खाड़ी होते हुए यहाँ पर तो स्थल आ गया, तो यहाँ से जो भी जहाज में सामान होता, वो सामान को यहाँ पर कुछ गाड़ियों में अनलोड करते, फिर यहाँ से वो गाड़ी जो है, या लद्दू जानवर जैसे गधा, खच्चर, इन सब चीज़ों पर लोड करके और फिर यहाँ पर लाया जाता भूमध्य सागर के पास, और यहाँ उनका दूसरा जहाज लंगर डाल करके खड़ा रहता और उस पर फिर सामान अपलोड, मतलब अपलोड करते, जो भी है, तो वहाँ पर लोड करते। तो बहुत दिक्कत था ना। लेकिन ये वाला जो रूट था ना, अरब सागर से ऐसे निकले, ये जल मार्ग से ही होते हुए, लाल सागर होते हुए इधर से, ये थोड़ा सा मार्ग आपको मिलता था, थोड़ा सा स्थल मार्ग, और यहाँ पर फिर
भूमध्य सागर। तो या स्थल मार्ग तो मिला ना, फिर से लोड करो फिर अनलोड करो, ये बहुत दिक्कत होता था जब तक कि स्वेज नहर। अब स्वेज नहर बन गया तो अब तो डायरेक्टली चला जाता है, स्वेज नहर का निर्माण हो गया तो, ठीक है। तो ये घटना ऐसा हुआ, ठीक है। अब आप समझिए कि यूरोपीय देश इतना आगे क्यों बढ़ गए थे, ठीक है। इतना मैटर आपको शायद समझ में आ गया होगा कि ये मार्ग की खोज के लिए ना कुस्तुनतुनिया का पतन होता, ना ही ये मार्ग, ये वाला जो मार्ग इन लोगों ने खोजा ऐसे ये मार्ग नहीं खोजता, फिर ये अमेरिका अस्तित्व में उस समय नहीं आता, हो सकता है बाद में आता लेकिन उस समय तो नहीं आता, ठीक है। तो उस समय तक लगभग ऑस्ट्रेलिया महादेश का कोई अस्तित्व नहीं था, ऑस्ट्रेलिया महादेश का कोई अस्तित्व नहीं था। इसका खोज जनरली 1606 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, 17वीं शताब्दी के आरंभिक फेज में। तो ऑस्ट्रेलिया महादेश अस्तित्व में नहीं था, इतना ही देश थे उस समय मिल गया था, ठीक है। अब जो है ना ये पूरा मैटर आपको शायद समझ में आ गया होगा, ठीक है। थोड़े से क्वेश्चन यहाँ पर एक दिमाग में और आता है कि हम कह रहे हैं कि भारत के पास या चाइना के पास, चाइना ये चीन है, ये भारत है, तो भारत के पास, चाइना के पास, दक्षिण पूर्वी एशिया के पास संसाधन बहुत ज़्यादा मात्रा में था इन सब लोगों से, तो हम लोग ग्रोथ क्यों नहीं किए? ग्रोथ तो ये लोग करेंगे बाद में, हम लोग ग्रोथ नहीं कर पाए, समझ रहे हैं। तो आपको ये बता दे कि हम लोग ग्रोथ किए हुए थे कैसे, देखिए। एक तो भारत और चाइना के पास इतना संसाधन था और व्यापार का संतुलन, बैलेंस ऑफ ट्रेड भारत के पक्ष में था और चाइना के पक्ष में भी कह सकते हैं, दोनों के पक्ष में था। कैसे? तो देखिए उस समय जनरली जीडीपी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, उस समय जीडीपी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन जैसे देखिए एक चीज़ आपको बताते हैं थोड़ा सा, यहाँ से एक चीज़ जो ऐसे घूमा, ये व्यापार करने, ठीक है व्यापार करने तो आ गया, हम एक चीज़ आपको बताएं कि भारत में जो उत्पाद था उसका डिमांड, या चाइना में जो उत्पाद था उसका डिमांड यूरोपीय लोगों में बहुत ज़्यादा था, यूरोपियंस में बहुत ज़्यादा था, लेकिन यूरोपीय देशों का जो भी उत्पाद था उसका डिमांड भारत में नहीं था। और आप समझिए इसके पास कितना पैसा था, कितना सामान यहाँ से खरीद के ले गया भाई, कितना पैसा था तुम्हारे पास, तुम्हें बैलेंस कैसे संचालन कर पाए, कैसे कंट्रोल कर पाए ये बैलेंस, ये व्यापार को, समझ रहे? तो कितना पैसा था, सारा सामान तुम खरीद लिया फिर भी पैसा कितना है तुम्हारे पास, जो भी उस समय चलता होगा कितना था। तो यहाँ पर आप एक बात समझिए, ये जो अमेरिका से सोना, चांदी और कीमती धातुएं जो बड़ी मात्रा में मिल रही थी इन लोगों को, यूरोपियंस को, तो ये यहाँ से सोने, चांदी और कीमती धातु तो यहाँ पर चली जाती यूरोप में, लेकिन वही धातु, वही सोने चांदी के जो मात्रा है वो सबसे ज़्यादा भारत और चाइना में, भारत में आने लगा, ठीक है, एशियाई देशों में आने लगा। क्यों आने लगा? ये लोग व्यापार किस चीज़ से करते, हम कोई सामान दे रहे, मसाला दे रहे तो आप कुछ दीजिएगा ना, तो आप क्या दीजिएगा, आपके पास कोई चारा नहीं है, आप मजबूरी बस आप हमको सोना चांदी दीजिएगा, आपके पास कोई चारा नहीं है, आपको देना पड़ेगा, समझे? इसलिए एक बड़ा ही एक अच्छा लेखक है, फ्रांसीसी लेखक है, बर्नियर नाम है उसका, बर्नियर, क्या नाम है? बर्नियर, फ्रांसीसी लेखक है। इसने लिखा कि सोने चांदी जो है, दुनिया भर की सोने चांदी पूरे दुनिया में सैर करती हुई भारत में सोने चांदी के दलदल में विलीन हो जाती, इस तरीके से कुछ करके लिखा। इसका बेसिक सा मैटर ये था कहने का कि आप यहाँ से सोने चांदी जितना भी इकट्ठा कर लो अपने देश में, आपको ला के देना है हम ही को, समझे? इतनी बड़ी मात्रा में भारत में सोने चांदी आते थे, जिसके सोने के सिक्के ढलवाए जाने लगे, बहुत सारे सोने के सिक्के ढलवाए जाने लगे। आप इतिहास में जब हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत में तो आपको हम बताएंगे
तो समझ सकते सोने चांदी इतना मात्रा में चला गया। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारे हाथ में था। क्यों? क्योंकि हम लोग किसी चीज़ का आयात नहीं करते थे, हम लोग सिर्फ निर्यात कर रहे, एक्सपोर्ट कर रहे, इंपोर्ट किसी चीज़ का कर ही नहीं रहे। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारे पक्ष में है ना, व्यापार संतुलन तो हमारे पक्ष में है। ठीक है, आयात समझते हैं ना, निर्यात। आयात जो हम किसी चीज़ को अपने यहाँ लेकर के आते हैं, और निर्यात जो हम अपने यहाँ का सामान दूसरे को दे देते हैं, वो निर्यात होता है। ठीक है, अब समझिए। तो देखिए बैलेंस ऑफ ट्रेड, उस समय जीडीपी का कॉन्सेप्ट नहीं था। अगर जीडीपी का कॉन्सेप्ट होता ना, जीडीपी समझ रहे हैं ना, जो आजकल कैलकुलेट करते हैं हम लोग इकोनॉमी में, तो उस समय जीडीपी का कॉन्सेप्ट नहीं था। अगर जीडीपी का कॉन्सेप्ट होता तो इसको कैलकुलेट करने में 55% जो हिस्सा था पूरे दुनिया का जीडीपी का 55% भारत और चाइना का योगदान था खाली पूरी दुनिया के जीडीपी में, जिसमें 31% जो जीडीपी था वो चाइना का और 24% भारत का योगदान था जीडीपी में। तो व्यापार संतुलन समझ रहे हैं किसके पास है? ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है दिमाग में, क्या आता है? ब्रिटिशर्स कहते हैं कि हमने भारत का या भारत के लिए विकास का कार्य किया, हमने भारत को मॉडर्नाइजेशन किया, भारत का हमने भारत को डेवलप किया, विकास किया, भारत को विकास की राह पर लेकर गए। कैसे भाई? प्रूफ दिखाएं। देखिए, उस समय जब भारत गुलाम नहीं था, उस समय 16वीं शताब्दी 17वीं 18वीं शताब्दी तक, जब तक ये बक्सर प्लासी का युद्ध नहीं होता, उस समय तक भारत का योगदान पूरे वर्ल्ड के जीडीपी में 24% है। पूरे वर्ल्ड के जीडीपी में कितना योगदान है? जीडीपी में 24%। और जब ब्रिटिशर्स भारत से जाते हैं तो भारत का योगदान वर्ल्ड के जीडीपी में 3% हो जाता है। अब आप बताइए कि आप हमारे लिए कौन सा विकास कार्य किए थे जिसकी वजह से हमारा 24% का इकोनॉमी 3% बन जाता है? कौन सा विकास कार्य किए थे भाई? समझ में आया? तो कहाँ है अभी? और देखिए, और चीज़ अब ये देखिए आप, ये जो 1498 में जो ये किया है ना, यानी कि 15वीं शताब्दी के मतलब सेकेंड हाफ ऑफ 15वीं शताब्दी में, कैसे कह सकते हैं ये, मतलब 1453 के बाद ही ना, 1453 में कुतुबुनिया का पतन हुआ, उसके बाद ही ना ये अभियान स्टार्ट हुआ, कई सालों के बाद। तो 1498 में यहाँ पर पहुँचे। अब एक बात बताते हैं आपको, चाइना का एक राजवंश था उस समय जिसका नाम था मिंग राजवंश। क्या था? मिंग राजवंश, मिंग वंश चाइना में उस समय था। ये मिंग राजवंश जो है, देखिए मिंग राजवंश जो है ये 1368 ईस्वी से लेकर 1644 ईस्वी तक अस्तित्व में रहा था। युवान वंश जो था ना, उसको हटा करके मिंग राजवंश स्थापना हुआ था यहाँ पर चाइना में, और 1368 से लेकर 1644 तक। इसका स्थापना करने वाला जो शासक था वो था होंगवू नाम था उसका शायद, होंगवू। ठीक है, और ये लगभग 1368 से लेकर के ये 1398 ईस्वी तक शासन किया था। और उसके बाद जो आया था ना, उसका नाम था योंगल। ठीक है, योंगल जो है ये 1402 ईस्वी से लेकर के 1424 ईस्वी तक, 1402 से 1424 ईस्वी तक योंगल शासन किया। उसके बाद वानली आया, उसके बाद चोंगजेन आया। तो ये मिंग राजवंश का ये मतलब बड़ा बड़ा शासक था। अब योंगल यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों? तो योंगल के नेतृत्व में ही, मतलब योंगल उस समय शासक था मिंग राजवंश का, और उसी समय चाइना का एक सक्षम, जो कहते हैं ना मतलब क्या उसको कहते, चाइना का जो सक्षम नाविक था जिसका नाम था झेंग हे। क्या नाम था उसका?
झेंग हे, ठीक है, इधर नहीं। तो चाइना का जो नाविक था बहुत ही सक्षम था, उसका नाम था झेंग हे, ठीक है। इसी के नेतृत्व में ये हिंद महासागर और अफ्रीका की तरफ 7 नाविक अभियान भेजे गए थे। पता है कब? 7 नाविक अभियान, 7 नाविक अभियान भेजे गए थे। कब? 1404 से लेकर के 1433 ईस्वी तक चला था। 1404 में ही भेजा था। आप 1453 के बाद मतलब 98 में पहुंच रहे हैं, तो कह रहे हैं कि मतलब हम बहुत ज़्यादा मतलब व्यापार पर कंट्रोल है हमारा। यहाँ 1404 ईस्वी में चाइना का जो वो 7 अभियान गया था ना नाविक, अगर ये बंद नहीं होता ना 1433 में, तब आपको दिखता। आपको हम बताते हैं। देखिए सबसे पहली चीज़, अब एक चीज़ आपको बताते हैं। देखिए भारत में नौसेना का जो कमजोरी था, भारत में कमजोरी था वो नौसेना था। भारत में जो देखिए उत्तर भारत के जो लोग होते थे ना, ये उत्तर भारत के, ये लोग नौसेना पर उतना ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि इनके आसपास में उतना क्या था ही नहीं, समुद्री इलाका था ही नहीं। उत्तर भारत में लोग नौसेना पर उतना ध्यान नहीं दिए। अगर ध्यान देते ना, दक्षिण भारत के लोग ध्यान दिए थे थोड़ी बहुत, ये लोग नौसेना पर ध्यान दिए, लेकिन उतना नहीं कर पाए। सपोर्ट की जरूरत चाहिए ना, अब अकेले कितना करे आदमी, तो उनको सपोर्ट चाहिए। उत्तर भारत में मुगल बादशाह और भी कई सारे शासक थे, तो आप अगर सपोर्ट करते तो बहुत ज़्यादा मतलब पावरफुल बन जाता ना, तो उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। अब ध्यान नहीं दिया तो आप समझिए नौसेना पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन इस मामले में चाइना बहुत आगे था। चाइना कई मामलों में बहुत ज़्यादा इनोवेटिव था। इनोवेटिव समझ रहे हैं ना, नएपन, नया कुछ करने का जज्बा चाइना के पास बहुत ज़्यादा था। कैसे? तो आप देखिए चाइना का आविष्कार, कागज़ का आविष्कार चाइना में हुआ, प्रतियोगिता परीक्षाओं का आविष्कार चाइना में हुआ, बारूद का आविष्कार चाइना में हुआ, कार्टोग्राफी का आविष्कार जिसको मानचित्र कहते हैं ना, उसका आविष्कार भी चाइना में हुआ है। और चाइना के जो नाविक होते थे वो बहुत ही सक्षम होते थे, उनकी नौसेना बहुत मजबूत था। पता है ये जो 7 अभियान लेकर के गया था ना चाइना, इसमें से जो पहला अभियान था ना, सबसे पहला अभियान, उस अभियान में 62 जंगी जहाज थे, ठीक है। और जानते हैं इसमें लगभग 28,000, ये हजार लिखने की जरूरत थोड़ी है, उसमें 28,000 नाविक ने हिस्सा लिया था। अब आप समझ सकते हैं कितना पावरफुल था उसी समय। कब भेजा था? 1404 ईस्वी में सबसे पहला अभियान गया था। तो उसमें 62 जंगी जहाज और 28,000 नाविक इस रूट पर गया था। किस रूट पर? ये जो रूट है ना, इस रूट पर चाइना से ऐसे निकला और इस रूट पर गया था, ऐसे इस रूट पर, समझे? इस रूट पर ऐसे गया था। अब आप समझिए, अगर चाइना 1433 ईस्वी में, यदि 1433 ईस्वी में यदि वो ये अभियान नहीं बंद किया होता ना, तो पुर्तगाल जैसे इधर से आता ना, तो पुर्तगाल जैसे इधर से आता, ऐसे जाता, तो यहाँ पर किसको पाता? चाइना को। और पुर्तगाल का क्षमता था कि चाइना को हरा दे? कभी नहीं, पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन यहाँ आपको समझना होगा कि आखिर क्या कारण था भाई कि उन्होंने अपना अभियान रोक दिया 1433 ईस्वी में। क्यों रोक दिया? झेंग हे के नेतृत्व में ये अभियान हुआ था, तो क्यों रोक दिया? देखिए रोकने का कई सारा कारण बताया जाता है, संभावित कारण वैसे किसी को नहीं मालूम, ठीक है, लेकिन कुछ कारण है तो आपको हम बता देते हैं। देखिए पहला कारण तो ये बताया जाता है कि उस समय चाइना के जो दक्षिणी चीन सागर हैं, ठीक है, दक्षिणी चीन सागर आप समझ रहे हैं ना, क्या देखो ये चाइना है ना, ये चाइना का इलाका है, ठीक है, तो इसके नीचे जो ये सागर है ना, इसी को दक्षिणी चीन सागर कहते हैं। साउथ में है ना, तो दक्षिणी चीन सागर हो गया। तो दक्षिणी चीन सागर, देखिए, तो दक्षिणी चीन सागर में
मतलब ऐसे मान्यता है, पहला मान्यता कि दक्षिणी चीन सागर में डाकुओं का प्रकोप बहुत ज़्यादा हो गया था, इसलिए चीन का जो शासक था वो रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए उन्होंने अभियान वापस बुला लिया। पहला कारण। दूसरा कारण ये बताया जाता है कि ये जो अभियान जा रहा था ना, 7 अभियान किया था, तो उसमें जो अपव्यय हुआ था, जो खर्च हुआ था, उससे उसको लगा ना कि खर्च हमारा ज़्यादा हो रहा है और इससे कोई खास आर्थिक लाभ नहीं हो पा रहा, इसलिए हम इस अभियान को रोक देते हैं। ऐसा शासक को लगा होगा, इसलिए उन्होंने रोक दिया, ऐसा भी बताया जाता है। तो दूसरा कारण। तीसरा एक और कारण है, चीन के समाज में अंधविश्वास घर कर गया था। क्या घर कर गया था? अंधविश्वास। क्यों? क्योंकि इन लोगों का मानना था कि जिब्राल्टर के जो पश्चिम साइड वाला इलाका है वो नरक का द्वार है। अब ये कैसा, अब देखिए अब जिब्राल्टर आपको दिखाना पड़ेगा ना हमको, जिब्राल्टर, इसको हटा दे क्या? चलिए यहाँ पर आप देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ दिख जिब्राल्टर। देखिए यहाँ से चाइना निकला था, यहाँ से चाइना निकला, ऐसे मलक्का होते हुए ऐसे निकला था, ऐसे लाल सागर होते हुए भूमध्य सागर में जाएगा, भूमध्य सागर होते हुए पूरा यूरोप को कवर करेगा, ठीक है। और ये जो है ना, ये पॉइंट यही है जिब्राल्टर जल संधि, ठीक है। इसका नाम यहाँ लिख दे क्या, इसको कहते हैं जिब्राल्टर, ठीक है। तो जिब्राल्टर जल संधि यहीं पर था, यहाँ पर। और इसके पीछे जो था ये क्या है, उस समय किसी को मालूम नहीं था कि उधर भी कोई देश है। तो ये अटलांटिक महासागर था, ठीक है। तो अटलांटिक महासागर इधर था, जिब्राल्टर के इस साइड, ये यूरोप है ना, इधर अटलांटिक महासागर, ठीक है। तो चाइना के समाज में देख सकते हैं आप, चाइना कितना लंबा रूट तय करके कहाँ पर गया है। तो उसको वहाँ के समाज में ये अंधविश्वास घर के गया था कि जिब्राल्टर के पश्चिम साइड नरक का द्वार है, उसमें जाना बेकार है, ठीक है। तो इसलिए हम जो है ये अभियान को बंद कर देते हैं, ये अभियान बंद कर दिया गया, समझे। इतिहास में तो कई सारे ऐसी घटनाएं हुए हैं कि मतलब चीन को तो इतना इन लोगों ने, चीन का स्थिति आप देखिएगा तब ना, इतिहास में आप पढ़िएगा, आपको हम बताएंगे वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर कि चीन पर अफीम युद्ध थोप दिया गया। चीन को हर तरीके से पश्चिम के देशों ने लूटा, बहुत ज़्यादा लूटा। चीनी खरबूजे को काटो, ये एक डायलॉग बन गया था, चीनी खरबूजे को काटो। कई बार तो इसकी जो स्थिति थी उसको देख करके तरस आएगा आपको, जब आप इसके बारे में पढ़िएगा ना। इतना लूट माट हुआ, मतलब मारपीट खसोट बहुत ज़्यादा हुआ यहाँ पर। तो अब चीन वहाँ से आगे बढ़ा है, समझ सकते हैं। चीन वहाँ से आगे बढ़ करके इतना आगे आया है, इतना चीन को मतलब बर्बाद किया था इन लोगों ने, हम लोगों को भी किया, चाइना को भी किया था, लेकिन वहाँ से निकल करके इतना आगे बढ़ा है अभी चाइना, ठीक है। अभी आप ये बेल्ट का नाम सुनते होंगे आप, बेल्ट, कौन सा बेल्ट? BRI का नाम सुने आप? चाइना ने जो स्टार्ट किया है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, एक परियोजना है जो पूरे दुनिया को कनेक्ट करेगा, जल मार्ग, स्थल मार्ग और ये रेल मार्ग से, मतलब सड़क मार्ग, रेल मार्ग और जल मार्ग से पूरे एशिया, अफ्रीका और यूरोप को कनेक्ट करने के लिए ये BRI परियोजना स्टार्ट किया है। कौन? चाइना। 2013 में स्टार्ट किया है इसको। और चाइना का कहना है कि हम जो 6000 साल, मतलब हम जो 600 साल पुराना, 600 साल, 6000 नहीं, 600 साल पुराना जो अभियान बंद किए थे, मतलब 1433 वाला जो अभियान हमने बंद कर दिया था, उस अभियान को अभी हम चालू करेंगे, ठीक है। और उसी के हिसाब से ये BRI बना रहा है। इसको ओबोर भी बोलते हैं, ओबोर, इसका मतलब वन बेल्ट वन रोड,
वन बेल्ट वन रोड, यानी यहाँ पर बेल्ट का मतलब क्या है, यहाँ पर बेल्ट का मतलब है सड़क वाला मार्ग और रोड का मतलब है समुद्री मार्ग। तो समुद्री मार्ग से भी और रोड के माध्यम से भी हम पूरी ये दुनिया को कनेक्ट करेंगे। अब आपको दिमाग में आएगा कि तो ये पूरा दुनिया कहाँ हुआ, ये तो एशिया, अफ्रीका, यूरोप ही हुआ। भाई 1433 ईस्वी में यही इतना देश था पूरे दुनिया में। 1492 में ना खोज हुआ है अमेरिका का, तो अमेरिका तो था ही नहीं ना उस समय। और ये क्या बोला है, 600 साल पुराना हमारा जो अभियान रुका हुआ था, जो 7 बार अभियान हमने ले गया था, उसको जो हमने बंद कर दिया था, उसको हम स्टार्ट किए हैं। तो उस समय तो इतना ही देश था ना, समझ में आ रहा बात। तो ये चीज़ें हैं। अब शायद आपको समझ में आ गया होगा कि इतिहास कितना बड़ा मायने रखता है, भविष्य को निर्धारित कर दिया है। जो चाइना इतना बड़ा हर जगह रोड बनाते फिर रहे ना, क्यों, इसका कारण वो यही बताता है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ था, ये सारा मैटर था। आपको शायद एक मतलब बड़ा क्लास लगा होगा, लेकिन कोई बड़ा क्लास नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर करना है ना, तो टाइम तो लगेगा। थोड़े समय कैसे समझा सकते हैं, इतना बड़ा चीज़ है, कैसे समझा सकते हैं आप खुद बताइए ना, नहीं समझा सकते ना। अब कुछ क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन तो ये है, पहला प्रश्न ये दिख ही नहीं रहा, कोई बात नहीं। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर दिमाग में आ रहा है। क्वेश्चन ये आ रहा है कि 16वीं 17वीं शताब्दी में, 16वीं 17वीं शताब्दी की बात है ना ये सब, तो 16वीं 17वीं शताब्दी में यूरोपीय कंपनी जो है वो भारत में और एशिया में जब आए तो अपनी गतिविधियां क्यों बढ़ा दिया, कारण क्या था उसका। पहला क्वेश्चन लिख दे क्या, देखिए 16वीं 17वीं सदी में यूरोपीय कंपनियों का भारत एवं एशिया में बढ़ती हुई गतिविधियां देखिए 16वीं 17वीं सदी में यूरोपीय कंपनियों का भारत एवं एशिया में बढ़ती हुई गतिविधियां के क्या कारण थे। क्या कारण थे, देखिए एक क्वेश्चन तो ये हो गया, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। 16वीं 17वीं सदी में यूरोपीय कंपनियों का, जो ब्रिटिश कंपनी थी, डच कंपनी थी या फिर फ्रांस कंपनी, वो भारत एवं एशिया में बढ़ती हुई गतिविधियों के कारण क्या थे भाई, क्यों अपना गतिविधि बढ़ा रहे थे। अभी क्वेश्चन ऐसे बता रहेगा। देखिए सिंपल सी चीज़ आपको बताते हैं, अंग्रेजी में इसका बता देगा। सबसे पहले तो व्हाट वाज द रीजन फॉर द इंक्रीजिंग एक्टिविटीज ऑफ यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया एंड एशिया इन द 16th and 17th सेंचुरी। अब देखिए ये तो हम आपको बस समझने के लिए, शायद आप अंग्रेजी में समझें इसलिए बताएं। बढ़ती हुई गतिविधियां का मतलब जो इंक्रीजिंग ऑफ एक्टिविटी, इंक्रीजिंग एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं। जो एक्टिविटी था उनका वो इंक्रीज कर रहा था, बढ़ रहा था, क्यों, क्या कारण था, व्हाट वाज द रीजन, क्या कारण था, ठीक है। यूरोपियन कंपनीज का सिंपल सा क्वेश्चन है।
यूरोपीय कंपनी भारत में क्यों आना चाहिए, एशिया में क्यों आना चाहिए, उनका कारण क्या था? सिंपल सा आपका जवाब होगा कुस्तुनतुनिया के पतन के बाद, क्योंकि पहले से भी रोमन साम्राज्य से भारत और एशिया का व्यापार चलता था। कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ, उसके बाद सारा व्यापार का मार्ग जो है वो अवरुद्ध हो गया, मतलब रुक गया, बंद हो गया, जिसकी वजह से नए मार्ग की तलाश में भारत और एशिया पर पहुंचे। और भारत और एशिया में क्यों आना चाहते थे? क्योंकि उस समय यूरोप में नवधनाढ्य वर्ग का उत्पत्ति हुआ था, यानी विलासिता संबंधी वस्तुएं खोजी जा रही थी, यानी कि हम आराम की जिंदगी वाला वस्तुएं खोजा जा रहा था, जिसकी वजह से कई सारे भारतीय और एशिया के जो उत्पाद थे उन उत्पादों पर जो है इन लोगों का निगाह रहता था कि वो उत्पाद किसी भी तरीके से हमको मिल जाए। उनका डिमांड था यूरोप में, इसकी वजह से वो कंपनियां जो है भारत में आती है और यहाँ पर गतिविधि अपनी बढ़ाती है, और धीरे धीरे जब उनको आर्थिक लाभ होता है तो और ज़्यादा गतिविधि बढ़ा लेती है। ठीक है, क्लियर है? दूसरा चीज़, और इसी में जब पुर्तगाल गतिविधि इतना ज़्यादा तेज करता है, अब पुर्तगाल 60 गुना ज़्यादा मात्रा में जा करके बेच रहा है, पता है ना मैंने, तो 60 गुना मात्रा में ज़्यादा करके बेच रहा है, तो उसको आर्थिक लाभ हुआ ना। उसके बाद फिर वो भारत के आदमी से ही टैक्स लेना स्टार्ट किया। आपको एक चीज़ नहीं बताया क्या? कार्टेज पद्धति का उपयोग उसने किया था। ठीक है, कार्टेज पद्धति, ठीक है, कार्ताज पद्धति भी इसको कहते हैं। ये पद्धति क्या था कि भारत के लोगों का जो जहाज है वो जैसी अरब सागर में एंटर करेगा उसको पहले परमिट लेना पड़ेगा, पारपत्र उसको कहते थे, परमिट लेना पड़ेगा, यानी कि टैक्स के रूप में। जनरली अगर टैक्स नहीं देगा तो हम उसके सामान को लूट का माल समझ करके लूट लेंगे। समझ में आ रहा बात? कितना गंदा अजीब लगता है ना। हमारा घर है, कोई दूसरा आदमी आता है और हमारे घर को कहता है कि यहाँ पर रहने का किराया तुमको देना पड़ेगा। वाह, क्या बात है, समझ रहे हैं? तो ये कार्टेज पद्धति था। वो देखिए, पुर्तगाल जनरली इसी की वजह से ना वो सिमट गया था, क्योंकि उसका जो खुद का जो नीति था ना वो बड़ा बेकार था, किसी सपोर्ट वाला नीति तो था नहीं, धार्मिक कट्टरता, कार्टेज पद्धति, मूल स्वरूप कमजोर, जाएगा है। तो ये क्वेश्चन शायद आपको समझ में आ गया होगा, और इसका आंसर भी आप शायद लिख सकते हैं ना। क्वेश्चन जरूर आप घर ट्राई करिए, लिखिए। ठीक है, इसका सारा आंसर हमने बता दिया है, क्यों गतिविधियाँ तेज कर रहा था, आंसर हमने अभी बताया आपको। ठीक है, तो आप हिंट लेकर के समझ के बना सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और हमारे दिमाग में आ रहा है, एक क्वेश्चन और, कि अमेरिका तो एक्सीडेंटली खोजा गया ना। अमेरिका की खोज में तो वो लोग निकले नहीं थे, निकले तो भारत के खोज में, अब मिल गया अमेरिका, तो अमेरिका तो अकस्मात रूप से मिला ना। ठीक है, तो यहां पर एक क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है? अमेरिका की खोज, यहां पर ऐसे लिखते हैं, अमेरिका की अकस्मात खोज हुई थी। अच्छा नहीं लग रहा, अमेरिका की खोज अकस्मात हुई थी। अमेरिका की खोज अकस्मात हुई थी, पहला एक हेडिंग दे दिया हमने। ठीक है, एक्सीडेंटली खोज हो गया ना, अमेरिका वाज डिस्कवर्ड बाय एक्सीडेंटली, ऐसे लिख सकते हैं। तो आगे समझिए, फिर अब दूसरा क्वेश्चन ये बनता है दिमाग में कि अकस्मात खोज हुई थी, परंतु यहाँ से ना ये हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये कॉमा लगा देते हैं। अमेरिका की खोज अकस्मात हुई थी, परंतु यूरोपीय देशों को किस प्रकार यूरोपीय देशों को किस प्रकार
यूरोपीय देशों को, यहाँ किस प्रकार नहीं लिखते हैं, देशों को अमेरिका की खोज का लाभ ही छोड़ो ना, व्यापक लाभ मिला है। व्यापक लाभ कैसे मिला? देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और दिख रहा है, अमेरिका की खोज अकस्मात हुई थी, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, परंतु यूरोपीय देशों को अमेरिका की खोज का व्यापक लाभ कैसे मिला? समझ ना, क्वेश्चन समझ में आया? अमेरिका एक्सीडेंटली खोजा गया, तो इसका प्रॉफिट ये यूरोपीय देशों को, यूरोपियन कंट्रीज को कैसे मिला, और वो भी बड़ा मात्रा में लाभ कैसे मिला? तो इसका सिंपल सा जवाब क्या होगा? अमेरिका से जितने भी सोने चांदी धातुएं, कीमती धातुएं जितने भी मिलते थे, उसी से तो पूरे यूरोपीय देश व्यापार किया भारत और एशिया के साथ, तो व्यापक लाभ मिला ना। समझा ना बात? पूरा कीमती धातु, सोना चांदी, कई सारा चीजें मिला, तो उसका व्यापक लाभ तो मिला ही। तो एक लाइन में आंसर दे दे क्या? दे दे? ऐसा नहीं करना, ठीक है? एक लाइन में आंसर नहीं देना है, इसको 150 वर्ड में लिखना है। तो कैसे लिखना है? तो सबसे पहले यहाँ देखो, अमेरिका की खोज अकस्मात हुई थी, तो सिंपली बताएंगे कि कुसुम दुनिया के पतन के बाद जब नए व्यापारिक मार्ग की खोज करने का जो पहल शुरुआत किया गया था, ठीक है, जो भारत की तरफ से भारत को खोजने के लिए निकला था यूरोपीय देशों ने, यूरोपीय कंपनीज ने, ऐसे कह सकते हैं। तो उसमें जब अमेरिका मिल गया, तो अमेरिका के जितने भी, अमेरिका से मिली हुई जितने भी कीमती धातुएं थी, जैसे कि सोने चांदी और भी चीज़ें थी, उसमें उसी का उपयोग करके यूरोपीय कंट्रियों ने भारत और एशिया के साथ अपने व्यापार को जारी रखा। नहीं तो उसका व्यापार हो सकता है टूट जाता, क्योंकि यह व्यापार एक तरफा था। एक तरफा कहने का मतलब क्या हुआ? क्योंकि भारत के पक्ष में व्यापार संतुलन था, और वो भी एक तरफा कैसे? क्योंकि भारत किसी भी यूरोपीय देशों का उत्पाद का आयात नहीं करता था, और यूरोपीय देशों को भारत के उत्पाद का बहुत ज़्यादा डिमांड था। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग लिख लेंगे कैसे कैसे लाभ मिला, क्या क्या मिला होगा। 150 वर्ड काफ़ी है इतना, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन समझ में आ गया ना, व्यापक लाभ कैसे मिला होगा। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ देखिए, अमेरिका वाज डिस्कवर्ड एक्सीडेंटली, ठीक है, एक्सीडेंटली खोजा गया है और कुछ नहीं है। तो यूरोपियन कंट्री को व्यापक लाभ कैसे मिला होगा, वाइड बेनिफिट कैसे मिला अमेरिका को, यूरोपियन कंट्रियों को, मतलब अमेरिका की खोज से, अमेरिका डिस्कवरी की वजह से वाइड बेनिफिट कैसे यूरोपियन कंट्री को मिलता है, तो वो चीज़ें आपको बताना होगा। तो ये दूसरा क्वेश्चन है, लिखना होगा आपको। एक और क्वेश्चन आपको बताते हैं, उसके बाद ख़त्म करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और, ये आप लिख सकते हैं, इसलिए हमने बताया। अब वीडियो अच्छे से देखिए, उसका थोड़ा नोट्स बनाइए, आप लिख सकते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि भारत में, जैसे भारत में यूरोपीय कंपनी आए हैं ना, तो भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन का क्या क्रम था। ठीक है, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन का, भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का, कंपनियों के यहाँ लिख देते, ठीक है, अच्छा लगेगा थोड़ा, कि आगमन का क्या क्रम था, और ठीक है, तथा उन्होंने भारतीय, उन्होंने ऐसे लिखते हैं, किस प्रकार
किस प्रकार भारतीय व्यापार पर अपना प्रभाव स्थापित किया। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन बना। अब ये क्वेश्चन देखिए, भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के क्रम बताइए, यानी व्हाट वाज द सीक्वेंस ऑफ यूरोपियन कंपनीज इन, अरे यार अराइवल कर रहा है ना, व्हाट वाज द सीक्वेंस ऑफ द अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया। अब आप समझिए, ये क्वेश्चन को समझिए, एंड हाउ डिड दे, स्थापित कर रहे हैं, क्या स्थापित कर रहे हैं भाई, इन्फ्लुएंस स्थापित कर रहे हैं, अपना प्रभाव स्थापित कर रहे हैं, कहाँ पर, इंडियन ट्रेड के ऊपर। ठीक है, हाउ डिड दे एस्टैब्लिश्ड देयर इन्फ्लुएंस ऑन इंडियन ट्रेड। अब आप समझिए बात को कि भारतीय व्यापार पर अमेरिका जो है, सॉरी अमेरिका बोल रहे, भारतीय व्यापार पर यूरोपियन कंपनी किस तरीके से अपना जो है प्रभाव स्थापित करता है, इसके बारे में डिस्कस करना है। कैसे कर सकते हैं, देखिए सबसे सिंपल चीज़, यूरोपीय कंपनियों का आगमन, पहले कौन आया था, पुर्तगाल, फिर कौन आया, ब्रिटिश, फिर डच, और लास्ट में आता है फ्रेंच, जिसके बारे में बात नहीं किया था हमने। ठीक है, तो अभी आपको हम बता दें फ्रेंच आया था। ठीक है, इसलिए बात नहीं है क्योंकि अभी उतना ज़रूरत है नहीं, बाद में और आगे हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे। फ्रांस आया, कैसे कैसे मतलब युद्ध हुआ, क्या हुआ, सबके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो वो क्रम था, उसके बाद भारतीय व्यापार पर अपना प्रभाव कैसे स्थापित किया, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना और आपको हम बताते तो और बेहतर तरीके से आप लिख सकते थे, लेकिन अभी आप नहीं लिख सकते उतना। ठीक है, नहीं लिख सकते क्योंकि हमने डीपली इस क्वेश्चंस के बारे में हमने नहीं बताया है डिटेल, थोड़ी बहुत मात्रा में आप अगर लिखना चाहें तो लिखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अपडेट वर्जन आपको दिए हैं ताकि आप इसके बारे में सोचिए, यदि आप सोच के लिख सकते हैं तो लिखिए, कोई दिक्कत नहीं उसमें। क्वेश्चन तो सब सारे सही होते हैं आंसर। ठीक है, लेकिन कितना नज़दीक है सही वो देखा जाता है ना। चलिए कोई बात नहीं, तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, जय हिंद।